हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के आधारित वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का पुस्तक का डिस्कशन कर रहे थे और इसमें है जो 150 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। इसको हम बारी बारी से वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं और यह सेट नंबर 8 है, जिसको हम पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कह रहा है पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से समांत के रूप में दिया गया है, किसके बारे में बताता है? तो ये नागसेन से संबंधित है और मिलिंद पन्हो में दिया गया है राजा मिनांडर प्लस नागसेन के बीच का वार्तालाप को बताया गया है। इसमें पाली भाषा की बात करते हैं तो जो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, ये क्या थी? बौद्ध धर्म की जो शिक्षा देने की जो भाषा थी, ये थी पाली भाषा। और बात करते हैं यदि जैन धर्म की, तो जैन धर्म में क्या था? तो ये जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो ये थी अर्धमगधी थी, अर्धमगधी। और ये दोनों क्वेश्चन है जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और जैन किन, ये महावीर के द्वारा जो 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर थे कौन? महावीर के द्वारा है जो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म के जानते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा है जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। बात करते हैं कि नागेश्वर या नागसेन कौन था? तो नागेश्वर ने मिलिंद पन्हो में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए, जिस कारण से मिलिंद पन्हो एक इंडो बैक्टीरियन राजा था, इंडो ग्रीक राजा था। कौन? ये मिलिंद पन्हो था, जो बाद में फिर क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म में है जो इनके विचारों से प्रभावित होकर है जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया। मिलिंद पन्हो या मेनेंडर जिसे कहा जाता है, इसके प्रश्न के एक पुस्तक है जिसमें नागेश्वर और मिलिंद के बीच में है जो संवाद का वर्णन किया गया है, और वही पुस्तक कौन है? मिलिंद पन्हो है। इस पुस्तक में मिलिंद द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब और बाद में नागेश्वर द्वारा दिए गए उत्तर का संकलन किया गया है। मिलिंद, या जिसे मेनेंडर कहते हैं, ये बैक्टीरिया का राजा था जिसने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में वहाँ शासन किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, इसको याद रखना है। तो ये मिलिंद पन्हो की जो समय राजधानी थी पंजाब के सियालकोट में, ये पंजाब क्षेत्र में राज कर रहा था। पंजाब के सियालकोट में इसका राजधानी था, सियालकोट राजधानी था, ठीक है। और नागेश्वर, जिसे नागसेन भी कहते हैं, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनके प्रभाव में मेनेंडर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। यह पुस्तक नागेश्वर के द्वारा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। और बुद्ध घोष एक बौद्ध अनुवादक और टिप्पणीकार थे जिन्हें विशुद्धि मग्गा लिखने के लिए जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशुद्धि मग्गा को किसने लिखा है? तो ये बुद्ध घोष ने लिखा है, बुद्ध घोष ने। वसुबंधु एक बौद्ध विद्वान और भिक्षु थे जिन्होंने अभिधर्म कोशक कारिका पुस्तक लिखी थी। बोधि धर्म एक बौद्ध भिक्षु हैं जिन्हें चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। किनको? तो बोधि धर्म को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागासेन हो जाएगा। नागार्जुन की बात करते हैं तो नागार्जुन ने शून्यक सिद्धांत दिया था, शून्यक सिद्धांत दिया था, शून्यक का सिद्धांत दिया था, यानी कि जीरो का सिद्धांत या शून्य का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और बात करते हैं तो ये मध्यम मार्ग भी सिद्धांत दिया था। किसने? नागार्जुन ने मध्यम मार्ग। और ये भी एक बौद्ध शिष्य थे, बौद्ध गुरु थे, मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, ठीक है। नागभट्ट की बात करते हैं तो नागभट्ट कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक था कौन? नागभट्ट प्रथम था। कुमारिल भट्ट की बात करते हैं तो मीमांसा दर्शन, जो मीमांसा दर्शन था, जो षड दर्शन में आता है, मीमांसा दर्शन के विचारों को है जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। और इसी में एक भट्ट दर्शन था जिसे इन्हीं के नाम पे रखा गया था, भट्ट दर्शन, ठीक है। और इन्होंने वेद को क्या कहा था? वेद को कहा था अपौरुषेय। इन्होंने कहा था वेद को कि वेद है जो अपौरुषेय है, यानी अपौरुषेय मतलब क्या होता है? अपौरुषेय। इसका मतलब क्या होता है कि ना ही तो ये किसी मानव के द्वारा लिखा गया है और ना ही किसी देवताओं के द्वारा रचित की गई है, इसलिए यह अपौरुषेय है, ठीक है, अपौरुषेय कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करना है। कहाँ पे सही दिया गया है? तो जानते हैं कि गढ़वाल वंश की स्थापना किया जाता है किसके द्वारा? तो चंद्रदेव के द्वारा। और गढ़वाल वंश में ही संबंधित थे जो जयचंद थे, जयचंद जो 1194 में चंदावर के युद्ध में भाग लिए थे, जिसे पृथ्वीराज चौहान, ये मोहम्मद गोरी ने जिसे हराया था 1194 में, ठीक है, चंदावर के युद्ध में। किसको? चंद्रदेव को,
ठीक है। दंतीदुर्ग की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है दंतीदुर्ग, और राष्ट्रकूट में ही है जो कृष्ण फर्स्ट है, इसी के शासक रहते हैं, जिन्होंने एलोरा में जो एक रॉक यानी पत्थरों को काट कर है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? ये राष्ट्रकूट वंश के ही शासक थे। कौन? ये कृष्ण फर्स्ट थे। बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश के ये संस्थापक कौन थे? तो ये सिमुक थे, सिमुक। और सैयद वंश की बात करते हैं तो ये खिजिर खान है जो सैयद वंश के संस्थापक था, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और भी हम देख लेते हैं प्रमुख राजवंश जो प्राचीन काल के रहे हैं, जैसे कि हरेक वंश की बात करते हैं तो हरेक वंश की जो संस्थापक रहे बिंबिसार, और इसकी राजधानी कहाँ? तो जानते हैं कि राजगृह पाटलिपुत्रा रहा। और हरेक वंश के में शासक अनेक रहे, जैसे कि इसी के बाद हरेक वंश बिंबिसार के बेटा आता है कौन? अजातशत्रु, जिन्हें कहा जाता है कि पितृहंता कहा जाता है। और अजातशत्रु के बाद आता है कौन? तो ये उदयन आता है, उदयन जो पटना शहर का है जो स्थापना भी करता है। शिशुनाग वंश की बात करते हैं, यानी पटना यानी पाटलिपुत्र की, ऐसे पटना नाम दिया गया था किसके द्वारा? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा है जो पटना शहर का विकास कराया गया था। शिशुनाग वंश की बात करते हैं तो शिशुनाग ने इसका स्थापना किया था, और इसकी राजधानी कहाँ? तो पहले पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से फिर है जो ट्रांसफर किया था वैशाली किया था। नंद वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक है महापद्मानंद, और इसके सबसे प्रतापी राजा कौन होता है? तो घनानंद होता है, जिसको है जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरा करके फिर मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। और इसकी राजधानी कहाँ होती है? तो पाटलिपुत्र होती है। मौर्य वंश की जो स्थापना किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है चाणक्य के साथ मिलकर के, और ये पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी रहती है। शुंग वंश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी, ये संस्थापक कौन होते हैं? पुष्यमित्र शुंग होते हैं, और एक ब्राह्मण विचारधारा से संबंधित थे, और ये पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी रहती है। कण्व वंश की बात करते हैं तो वासुदेव के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी होती है। सातवाहन वंश की जो संस्थापक होते हैं सिमुक होते हैं, और प्रतिष्ठान, याद रखना है कि प्रतिष्ठान इसकी राजधानी होती है, किसकी? सातवाहन वंश की होती है। कुषाण वंश की बात करते हैं तो इसका आंसर, ये संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसस प्रथम है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसस प्रथम। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का चलाने वाला कौन था? तो ये कुषाण वंशी था जो सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ थी कुषाण वंश की? तो कुषाण वंश की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे मथुरा, एक दूसरी कैपिटल कहाँ थी? एक मथुरा थी और एक पुरुषपुर थी जो पेशावर में है। ठीक है। और गुप्त वंश की बात करते हैं तो श्रीगुप्त इसकी संस्थापक थे, और ये पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने किया था, पुष्यभूति ने, और इसी से संबंधित है हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश से संबंधित है। और ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी पीटी में पूछा भी गया है लास्ट ईयर। और थानेश्वर और कन्नौज इसके दो राजधानी थी, पहला थानेश्वर जो थानेश्वर हरियाणा में, उसके बाद कन्नौज उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पे इस क्षेत्र संबंधित है। पल्लव वंश की बात करते हैं तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक, और इसकी राजधानी कहाँ? तो कांचीपुरम में इसकी राजधानी है। पाल वंश की बात करते हैं तो गोपाल ने इसका स्थापना किया था, और इसका जो राजधानी है कहाँ पे? मुंगेर है। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं तो हरिश्चंद्र, या यहाँ पे आपको नागभट्ट प्रथम भी मिल जाएगा। क्या? तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम जो स्थापना किया था गुर्जर प्रतिहार वंश का, जो कनौज इसकी राजधानी रही। सेन वंश की बात करते हैं तो सामंत सेन के द्वारा है जो स्थापना किया गया सेन वंश का, और इसकी राजधानी राढ़। ये नदिया पश्चिम बंगाल के आसपास है, नदिया जिला पश्चिम बंगाल। ठीक है, नदिया जिला कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। और नदिया एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? तो झूलन गोस्वामी जो भारतीय महिला क्रिकेटर है जो पूर्व में रही है, उसको कहा जाता है नदिया एक्सप्रेस। गढ़वाल वंश की बात करते हैं तो चंद्रदेव इसके संस्थापक थे, और कन्नौज इसकी राजधानी। और चौहान वंश की बात करते हैं तो वासुदेव के इसके संस्थापक रहे हैं, और अजमेर में इसकी राजधानी है, राजस्थान में। चंदेल वंश की जो संस्थापक कौन है? तो ये नन्नुक हैं, और खजुराहो मध्य प्रदेश में इसकी है जो राजधानी है। गंग वंश की बात करते हैं तो वज्रहस्त पंचम इसकी है जो संस्थापक रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं पुरी इसकी राजधानी है। कहाँ पे? तो पुरी इसकी राजधानी है। कहाँ? तो गंग वंश की राजधानी कहाँ? पुरी, ओडिशा में इसकी राजधानी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको अभी एनसीईआरटी के बुक में नया नाम दिया गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता,
हाल ही के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी ऐसे बने हैं, निकले हैं, और ये एनसीईआरटी जो न्याय प्रकाशित हुए हैं उसमें है जो इसका नामकरण किया गया था। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण है जो सिंधु नदी वहाँ से बहती थी, जिस कारण से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा गया। और वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता भी से जाना जाता है, क्योंकि इसका सबसे पहला जो उत्खनन साइट है वो हड़प्पा है। हड़प्पा के जो हड़प्पा कहाँ पे, तो ये हड़प्पा है जो रावी नदी किनारे, हड़प्पा रावी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो कहाँ, तो सिंध नदी, सिंध नदी, ठीक है। 1921 में है जो हड़प्पा का है जो खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी के द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा है जो इसकी खोज की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की। बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है कौन सा, तो इसमें पुरातात्विक खुदाई। यहाँ इसको आपको पता है कि वहाँ पे हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट होती है कब, सबसे पहले 1853 में एक साइट मिलता है। 1853 में क्या होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कनिंघम है, कनिंघम जब गुजरते रहता है तो उसको क्या मिलता है, एक साइट मिलता है जहाँ से वो कुछ मोहर प्राप्त करता है। और मोहर प्राप्त करता है, फिर बाद में क्या होता है, 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ये पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1861 में। और इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल बनते हैं, डीजीआई डायरेक्टर जनरल बनते हैं, कौन बनते हैं, कनिंघम बनते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। और इसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। किसको, कनिंघम को कहा जाता है, यानी पुरातत्व का संस्थापक, भारत में पुरातत्व का संस्थापक, भारत में पुरातत्व का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि पुरातत्विक खुदाई किस तरह से हड़प्पा में की जाती थी। इसका दो माध्यम था, एक था हॉरिजॉन्टली, एक जैसे इस तरह से हॉरिजॉन्टली, एक हॉरिजॉन्टली इस तरह से, और एक है जो इस तरह से वर्टिकली खुदाई किया जाता था। जब ये हॉरिजॉन्टली शुरुआत में है जो हॉरिजॉन्टली किया जाता था, यानी कि क्षैतिज रूप से, तो उसमें क्या होता था, समस्या ये होता था कि बहुत अधिक पूरे साइड, यदि कोई जैसे इस तरह से गड्ढा मिला या इस तरह से कहीं पे टीला मिला, तो टीला का है जो इस तरह से खनन करना है जो काफ़ी मुश्किल होता था। और जब इस तरह से बारी बारी से है जो लेयर बाई लेयर है जो खुदाई होता था, जिस कारण से बहुत सारे मैन पावर लगता था और बहुत समय भी लगता था और रिसोर्सेज भी लगता था, जिस कारण से फिर क्या हुआ कि ऐसे बाद में पुरातत्व वैज्ञानिक आए जो क्या कहने लगे कि चलो हम ऐसा करते हैं खुदाई कि जिससे है जो आसानी से हमें पता चल जाए कि इसमें आखिर है या नहीं, कुछ हमारे काम का उसमें कुछ है कि नहीं। तो क्या गया कि इसको है जो हॉरिजॉन्टली इसमें खुदाई करना स्टार्ट किया गया। और फिर बाद में रडार के द्वारा या फिर कुछ तरह से जो वैज्ञानिक उपकरण लाए गए, जिसके द्वारा पता लगाया कि अंदर क्या मौजूद है, कॉइन्स है या फिर कुछ उस तरह से आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं या नहीं। अगर मौजूद हैं तो उसको पूरी तरह से फिर हॉरिजॉन्टली है जो खुदाई करना संभव हो पाएगा। यहाँ पे इस तरह से पुरातत्विक खुदाई करके ही है जो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे है जो ऑर्नामेंट्स इस तरह से वहाँ से निकाले गए और सिंधु घाटी सभ्यता का फिर विकास आगे लिखा गया कि किस तरह से वहाँ पे देखा गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आप जानते हैं कि उसमें चित्रात्मक प्रणाली के जो इसमें लिखावट जो मिलती है वो चित्रात्मक होती है। चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक, क्या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट रहता है। इस चीज़ को आज तक है जो पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। पढ़े जाने का प्रयास बहुत बार किया है लेकिन इसने इसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इसको याद रखना है। और बात करते हैं कि और भी क्यों खास थी हड़प्पा सभ्यता, तो इसके बारे में जानते हैं कि परिवहन तकनीक यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यानी कि ट्रांसपोर्ट में प्रगति, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में प्रगति हड़प्पा सभ्यता की ही प्रमुख उपलब्धि है कि किस तरह से वो है जो उस समय बैलगाड़ी से है जो एक जगह से दूसरे जगह है जो व्यापार करते थे और कृषि जो उत्पादन होते थे उसको है जो एक जगह से दूसरी जगह बेचने जाते थे। समय, मानकीकृत माप और वजन की पहली सटीक प्रणाली का भी विवरण किसने दिया है, तो वेट्स एंड मेजरमेंट और सिस्टम का भी सबसे पहले है जो तराजू इस तरह का जो वहाँ से निकला है, कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही निकला है। बात करते हैं सीसा, तांबा, कांस और सिल करवी के साथ धातु विज्ञान का भी आविष्कार किया गया, कहाँ पे, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह से वो कांस्य युगीन सभ्यता कहलाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहलाता है, यानी कि ब्रोंज एज पीरियड कहलाता है। ब्रोंज एज जानते हैं कि ब्रोंज मतलब होता है कांसा, और ये किससे बना होता है, कॉपर प्लस टिन का बना होता है। कॉपर प्लस टिन यानी एशियन का ये बना होता है, इसी के द्वारा है जो कांस्य युगीन सभ्यता ये कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता।
सामग्रियों, मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और मूर्ति कला से आभूषणों का भी विकास होता है, ऑर्नामेंट्स का विकास होता है। इमारतों के निर्माण में ईंटों के इस्तेमाल की शुरुआत की जाती है और यह है जिसमें पकाए हुए पकाए हुए ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। नगर नियोजन की बात करते हैं, अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, तो इसमें निचले शहर और गढ़ के नाम से प्रमुख दो भागों में विभाजित की जाती है। एक निचला शहर होता है लोअर सिटाडेल, एक होता है अपर सिटाडेल। अपर सिटाडेल में क्या होता है, जो उच्च व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं या फिर जमींदार, उस तरह के जो बड़े बड़े लोग रहते थे, जो समाज में कुलीन वर्ग कहलाते थे। और जो नीचे रहते थे वो है जो मजदूर या फिर लेबर क्लास के लोग उसमें रहते थे, जो काम करने वाले कारपेंटर हो गए, बढ़ई हो गए, उस तरह से रहते थे, या खेती करने वाले लोग। नगर नियोजन प्रणाली द्वारा विविध संस्कृति पर शासक वर्ग का इसमें कंट्रोल किया जाता था। मोहनजोदड़ो के बड़े स्नानाघर में लोग धार्मिक मौक़ों पर स्नान भी करते थे। यहाँ पे जानते हैं कि ग्रेट बाथ, जो विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, कहाँ से हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त की गई है, जहाँ पे धार्मिक आस्था के समय है जो वहाँ पे स्नान करके पूजा किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, पांड्य राज की बात करते हैं। पांड्य राज की बात करते हैं तो इसमें है जो कह रहा है कि पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। तो यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। तो जानते हैं कि पांड्य वंश जो कहाँ पे गए, इसका मैप के आधार पे हम आगे लोकेशन इसका देखेंगे। इसकी राजधानी कहाँ थी, महाबलीपुरम थी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी राजधानी जानते हैं कि ये मदुरई थी। कहाँ पे, मदुरई थी। बात करते हैं, इसे मोतियों का भी देश कहा जाता है। किसको, पांड्या को मोतियों का देश कहा जाता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ का समय है जो समाज है जो मातृसत्तात्मक थी, यानी कि मैटरनल लिनियज बेस्ड पे आधारित था, यानी कि माता के आधार पे ही उसका वंशज का नाम पड़ता था। ठीक है, इसको मातृसत्तात्मक थे। कौन, ये पांड्या चलता था। तो 4 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 जहाँ भी है गलत है, 2 गलत है, 2 गलत है, 1, 3 और 4 है जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, यदि ऑप्शन से एलिमिनेट करते तो काफ़ी आसान था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पांड्या है। ये पांड्या है जो कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के आसपास का नीचे का क्षेत्र है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पांड्या की राजधानी है कहाँ पे, मदुरई है। और पांड्या का के बारे में और भी जानते हैं कि पांड्या की जो गार्लैंड या उस समय जो वहाँ पे माला होता था वो उसका नाम था क्या, तो ये नीम फ्लावर होता था जिसे मार्गोसा कहा जाता था। और कौरकई उसमें पोर्ट एक था, बंदरगाह था। मदुरई इसकी राजधानी थी। और इसके जो मछली है, 2 मछली इसके है जो मेन सैम्बुल रहते थे, किसकी, पांड्या क्या। चेरा की बात करते हैं तो चेरा का जो गार्लैंड था, माला था। ये गार्लैंड का मतलब होता है माला। ठीक है, ये पल्मायरा फ्लावर का होता था। मुजिरी या तोंडी इसकी जो मेन पोर्ट थी, मेन बंदरगाह था। और बांची या करूर इसकी राजधानी थी। और बो एंड एरो यानी कि धनुष बाण इसकी क्या थी, तो ये सैम्बुल था, इसका प्रतीक था। बात करते हैं चोला की, तो चोला का जो फिग या अथी फ्लावर था, इसका है जो मेन गार्लैंड था। और पुहार इसका है जो एक पोर्ट था, पुहार। उरैयूर या पुहार इसकी मेन कैपिटल थी, मेन राजधानी थी। और इसमें टाइगर इसका है जो मेन सैम्बल था। और इसके प्रमुख जो राजा थे वो कराइकल थे, कराइकल इसके प्रमुख राजा थे। और इसके जो प्रमुख राजा थे कौन थे, सेन गुटवन। और ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि सेन गुटवन किससे संबंधित थे, तो चेरा से थे। और संगम वंश में है जो 3 प्रतापी, इस तरह से 3 किंगडम का राज चलता है। कौन कौन, ये चेरा, चोला और पंड्या। ठीक है, इसका जानते हैं कि ये चोला की राजधानी कहाँ, उरैयूर। और फिर इधर चेरा है, चेरा इस तरह से। ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या है, तो ये मालाबार, ये क्या है, तो इधर हो गया मालाबार क्षेत्र। और इधर क्या है, कोरोमंडल है, कोरोमंडल है। ठीक है, मंडल जानते हैं कि तमिलनाडु में जो प्रांतों को कहा जाता था मंडल। ठीक है, इसी से कोरोमंडल बना है। आगे हम बढ़ते हैं। करा मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था, तो किसको, तो जोसेफ मेजनी को है जो मैटरनिक था कौन, तो ये ऑस्ट्रिया का राजा था। किसका, ऑस्ट्रिया का। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात की जा रही है, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के मिलाकर के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैटरनिक था ऑस्ट्रिया का राजकुमार। ठीक है, राजकुमार था और ऑस्ट्रिया का राजा था। जिस समय क्या हुआ था, मैटरनिक का रोल कब ज़्यादा उत्पन्न होता है कि वो है जो
ये ऑस्ट्रिया का था। और उस समय जो ये नेपोलियन बोनापार्ट था जो 1814 तक है जो शासक रहता है किसका, फ्रांस का ये शासक रहता है, फ्रांस का शासक रहता है। कौन, ये नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में, फिर वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में, वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें क्या होता है 1815 में है जो ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ये जो राजा है ऑस्ट्रिया का राजा ही था उस समय, मेटरनिक बना। उसके बाद क्या हुआ, इसके सहयोग से है जो पूरा एक यूरोप है जो एक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मेटरनिक के ही देख रेख में है जो इसका ये वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में। और उसके बाद होता है सेंट हेलेना द्वीप होता है अटलांटिक ओशन में, सेंट हेलेना द्वीप होता है कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक में होता है, जहाँ पे है जो ये नेपोलियन बोनापार्ट को वहाँ पे कैद करके रख दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 5-6 साल के बाद में 1821 में है जो इसका मृत्यु हो जाता है। और कहीं कहीं ऐसा है जो दिया जाता है कि इसकी मृत्यु है जो साइनाइड जहर दे करके किया गया था, किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। और बात करते हैं जोसेफी मेज़नी की बात करते हैं तो इटली में राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल क्या था, कार्बोनरी था। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि कार्बोनरी क्या था, तो इटली में राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल था जैसे कि कार्बोनरी, उस तरह से जैसे कि भारत में उस समय चल रहा था आज़ाद दस्त था, या फिर भारत की आज़ादी के समय चल रहा था आज़ाद दस्त था, जिसे है जो जयप्रकाश नारायण रामन और लोहिया के द्वारा है जो आगे चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। और वैसे ही जैसे अभिनव भारत हो गया, अनुशीलन समिति है, उस तरह से ही इटली में राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल था, कार्बोनरी था। मेजनी राष्ट्रीय दल कार्बोनरी का एक सदस्य था। मेजनी कार्बोनरी का सेनापति भी था। मेजनी राष्ट्रभक्ति का विचार का समर्थक था और साथ ही साथ साहित्यकार भी था। मेजनी 1830 ईस्वी में जन आंदोलनों के द्वारा उत्तरी इटली और मध्य इटली का एकीकरण करने का है जो प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे और उन्हें इटली से है जो जाना पड़ा। लेकिन उनमें राष्ट्रभक्ति का नशा था और वे 1845 ईस्वी में जब मेटरनिक पराजय हुआ तब राष्ट्रभक्त मेजनी ने इटली आकर फिर इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वो सफल नहीं हो सके और उनको इटली से है जो पुनः है जो फिर से पलायन करना पड़ गया। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। और मुसोलिनी को जानते हैं कि फांसीवाद का जनक कहा जाता है, फांसीवाद का जनक कहा जाता है किसको, इटली का राजा था ये, कौन, मुसोलिनी था इटली का। ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी इसका पूरा नाम था, बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, और गैरिबाल्डी को यंग इटली नामक संस्था है जो स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है गैरिबाल्डी को। ठीक है, और जानते हैं कि ये जोसेफ मेजनी के बारे में लाला लाजपत राय ने भी एक बुक लिखा है। जोसेफ मेजनी के बारे में लाला लाजपत राय ने बुक लिखा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। लाला लाजपत राय ने है जो एक लिखा है बुक, किसके बारे में, मेजनी के बारे में लिखा है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दिया था, तो किसने दिया था, तो ये संभाजी ने दिया था। जानते हैं कि शिवाजी के पुत्र कौन था, तो संभाजी था। और शिवाजी और औरंगजेब में जानते हैं कि कई युद्ध चला था। उसके बाद है उसका बेटा आता है संभाजी। जानते हैं कि शिवाजी का इस तरह से मराठा एम्पायर का फैमिली ट्री है, किस तरह से जानते हैं कि 1640 से लेकर 1680 तक है जो शिवाजी है जो राज करते हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, 1680 में मृत्यु होती है। और 1674 में है जो शिवाजी है जो क्या करते हैं, तो ये राज्याभिषेक होता है। ठीक है, और बात करते हैं तो इनकी ये जो सिंबल दिखा रहा है इस तरह से, ये सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, चिन्ह है जो पति पत्नी का है, ये पति पत्नी का है। और ये जो सिंबल है वो है जो किसका है, तो बेटा का है, यानी पुत्र का है। और ये पति पत्नी का है। तो शिवाजी के दो पत्नी सोयराबाई, साईबाई। ठीक है, यहाँ पे संभाजी इनके पुत्र होते हैं। संभाजी 1680 से 1689 तक शासन करते हैं। उसके बाद येसुबाई और संभाजी से एक पुत्र होते हैं साहू जी 1708 से 1749 तक शासन करते हैं। और इनकी पत्नी कौन होती है, सकबरबाई होती है। और इधर होता है क्या, तो सोयराबाई और शिवाजी से के बेटा होता है कौन, राजा राम और राजसबाई के एक बेटा होता है संभाजी द्वितीय, और ये जीजाबाई से शादी करते हैं। और फिर इधर राजा राम एक और शादी होता है ताराबाई से। और शिवाजी द्वितीय है जो 1700 से 1707 तक शासन करते हैं। और भवानी बाई इसकी पत्नी होती है। और राजा राम द्वितीय है जो इसका 1750 से ये शासन करता है। तो इस तरह से एक फैमिली ट्री बनता है मराठा साम्राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संभाजी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं
कि महीचंद्र और चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे। तो महीचंद्र और चंद्रदेव है जो जानते हैं कि गढ़वाल वंश या राठौड़ वंश से संबंधित थे, गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश कहाँ था, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और जयचंद्र, ये इसके प्रमुख है जो शासक रहे हैं। और जयचंद्र नहीं है जो किसमें भाग लिया था, तो जयचंद्र ने भाग लिया था चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। क्या हुआ था, 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था। इसमें है जो मोहम्मद गोरी ने है जो, गोरी ने किसको हराया था, गोरी ने हराया था, गोरी ने इसको चंदावर को हरा दिया था, किसको, जयचंद को। गोरी ने जयचंद को हराया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान, जो शादी किया था संयोगिता से, उसके बाद है जो ये जयचंद नहीं है जो इनवाइट किया था इसको, मोहम्मद गोरी को, कि आप आके आक्रमण करें और इसको हराए पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन ऐसा कहीं कहीं ये दिया जाता है, लेकिन ये वस्तुतः प्रमाणित नहीं है। और ये भी प्रमाणित नहीं है कि जयचंद ने ही उसको इन्वाइट किया था, ठीक है। और जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी है उसको भी पूरी तरह प्रमाणित नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वाल हो जाएगा। बाडियार वंश की बात करते हैं तो यदुराय बाडियार, यदुराय बाडियार के द्वारा है जो इसका स्थापना किया जाता है। कब, 1399 में। और 1399 से ये चलता है 1947 तक शासन चलता है। और बीच में ही बाडियार वंश का है जो देख कौन करता है, तो ये 1747 से लेकर के लगभग 1799 तक है जो किसका, तो हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान, हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान है जो इस पे शासन करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है किस पे, तो ये मैसूर का राजवंश था, मैसूर का क्षेत्र यानी कर्नाटक क्षेत्र में ये था, और कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में कुछ फैला हुआ था। और बाडियार वंश का इसका ध्यान रखना है। चौहान वंश, ये पृथ्वीराज चौहान हो गया। मराठा वंश के बारे में आपको हम बात कर लिए, आगे हम बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल प्रांतीय प्रशासन में यानी मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में समान तौर पर दीवानी का, यहाँ पे दीवानी कर लीजिए, दीवानी का संबंध किससे था, तो दीवानी का संबंध किससे था, तो राजस्व प्रणाली से। जानते हैं कि 1765 में बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में होता है। इसके बाद क्या होता है, 1764 में ये बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। इसी के युद्ध जीतने के बाद क्या होता है, अंग्रेजों को है जो दीवानी राइट्स मिल जाता है। अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिलता है, कहाँ का दीवानी अधिकार मिलता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र पे, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा क्षेत्र पे है जो दीवानी कलेक्ट करने का इसको है जो अधिकार मिल जाता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे, जो ठीक है इलाहाबाद की संधि के द्वारा है जो ये तय की जाती है। और इसको जानते हैं कि ये किसके लिए, तो राजस्व प्रशासन से संबंधित है दीवानी। और इसी में दीवानी एक होता है, एक निजामत होता है। निजामत मतलब कुछ शासन संबंधी, प्रशासन संबंधी अधिकारों को दिया जाता है, किसको, नवाब को, बंगाल के नवाब को। और फिर जो राजस्व प्रणाली, राजस्व इकट्ठा करने की बात की जाती है वो उसके किसके कंट्रोल में होता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में होती है। तो बात करते हैं और भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल काल में होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो किंग जो होते हैं, किंग क्या होते हैं, इसमें बाय द एक्सिस ऑफ द मुगल गवर्नमेंट बिलीविंग इन डिवाइन राइट्स दे पोजेस इनफाइनाइट पावर। वो कहते हैं कि हम भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत है, और दायित्व जो भगवान का जो सिद्धांत है वो डिवाइन थ्योरी है उसको है जो मानते हैं, और बोलते हैं कि हम शैडो ऑफ द गॉड है, यानी कि भगवान का छाया है जिसे हमें भेजा गया है आप लोगों पे शासन करने के लिए। और ये किंग है जो मेन एक्सिस होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। खाने सम्मान की बात करते हैं तो ये कौन होता है, वाज द हेड ऑफ द रॉयल फैमिलीज केयर डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो राजा के परिवार का जो देखभाल करने के लिए जो जिम्मेदार होता है यही होता है खाने सम्मान होता है, खाने सम्मान। काजी उल कजात क्या होता है, ही वाज द हेड ऑफ द जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। ये है जो न्यायिक प्रणाली का हेड होता है, ठीक है। सदर की बात करते हैं तो ही वाज द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट एंड एडवाइजर टू द किंग ऑन द मैटर ऑफ रिलीजन। यह धार्मिक विचारों पे या धार्मिक बातों के बारे में बताने के लिए है जो राजा को है जो सहायता प्रदान करता है, कौन, सदर उस सुदूर। बात करते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं यदि मीर बख्शी की बात करते हैं, मीर बख्शी की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सैलरीज टू ऑल मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री ऑफिसर एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ मानसबदार। तो मानसबदार जो ऑफिस मिलिट्री
मिलिट्री जो रैंक, उसमें सैनिक में रैंक हासिल किया जाता था, रैंक दिया जाता था, जो अकबर के द्वारा 1571 में स्टार्ट किया गया था मनसबदारी सिस्टम, उसी में है जो ये मीर बख्शी का काम क्या था कि सबको वो सैलरी बांटता था, चाहे वो मिलिट्री हो या नॉन मिलिट्री हो। कौन? मीर बख्शी था। ठीक है, और बात करते हैं दीवान ई आला की, तो वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अकाउंटिंग फॉर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। ये है जो मेन इस तरह से काम करता था, ये वित्त मंत्री के रूप में है जो काम करता था। कौन? दीवान ई आला। और वकील की बात करते हैं, वकील द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉलोड द किंग्स ऑर्डर थ्रू आउट द कंट्री। यह है जो किंग के बाद है जो कौन होता था? वकील होता था, और ये राजा का जो दिया जाता था ऑर्डर, उसी को है जो पूरे देश में है जो फॉलो करवाता था, पूरी देश से पालन करवाता था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन इससे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में संबंधित है और किसका क्या कार्य है। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सदर उस सदूर क्या है, इसके बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, खाने सम्मन के बारे में पूछ सकता है, या फिर मीर बख्शी के बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल या फैमाइन, जिसे बोलते हैं फैमाइन से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? तो इसमें जानते हैं कि एक स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था, लायल आयोग और मैकडोनल्ड आयोग की घटना, तीनों का जो गठन किया गया था किससे संबंधित है? तो किस कारण से है जो किसी क्षेत्र में है जो अकाल पड़ा या जो है भूखमरी पड़ी, किस कारण से, उसकी है जो जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा है जो इस तरह से आयोग है जो बैठाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है जो तीनों है जो आयोग है जो संबंधित किससे है? स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनल्ड आयोग, ये सारे संबंधित किससे हैं? तो ये सारे संबंधित है, ये अकाल से ही संबंधित है सुझाव देने के लिए। और भी हम ब्रिटिश कालीन समिति है उसको भी देख लेते हैं, वो किससे संबंधित है। देख सकते हैं इनाम समिति, यहाँ पे इनाम समिति की यदि बात करते हैं, इनाम समिति की, इनाम आयोग की, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा है जिसको स्थापना किया गया था, उस समय वाइसराय था, और इसका कार्यकाल क्या 1848 से 56 रहा है। ठीक है, और भूस्वामियों की उपाधियों की जांच की हेतु है जिसको लाया गया था। स्ट्रेची आयोग, इसको लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु, और लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो कब से? 1876 से लेकर 1880 तक था। ठीक है, हंटर आयोग की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन के समय में ये हंटर आयोग लाया गया था, और शिक्षा की प्रगति में समीक्षा करने के लिए है जो शिक्षा की प्रगति में समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग लाया गया था। एक और हंटर आयोग है जो लाया गया था कब? यह है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए लाया गया था, तो जालियांवाला बाग के लिए लाया गया था। ठीक है, और हर्सेल समिति की बात करते हैं क्या? तो हर्सेल समिति की बात करते हैं, हर्सेल समिति की बात करते हैं तो इसमें लॉर्ड लैशडॉन के द्वारा है जो ये लाया गया था, और ये टकसाल संबंधी सिफारिश था। टकसाल का मतलब होता है जहाँ पे है जो कानूनी तरीके से है जो जहाँ पे क्वाइन यानी सिक्का का है जो ढाला जा सके, जहाँ पे है जो प्रिंटिंग हो, मिंटिंग हो। ठीक है, मैकडोनल्ड आयोग है जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल होता है, उस पर सुझाव देने के लिए किया गया था। तो मैकडोनल्ड आयोग भी है जो इससे संबंधित है, तो इसमें चौथा हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है। मैकडोनल्ड आयोग किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फ्रेजर आयोग की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये पुलिस प्रशासन के सुझाव देने के लिए लाया गया था। रैले आयोग का संबंध किसे था? तो कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों की देखभाल करने के लिए लाया गया था, और इसका 1902 में इसका स्थापना किया गया था, रैले आयोग को बुलाया गया था। इसी के बाद 1904 में क्या होता है कि विश्वविद्यालय आयोग बनता है, विश्वविद्यालय आयोग। और विश्वविद्यालय आयोग क्यों लाया जाता है? तो है जो 1904 में लाया जाता है, और ये लाया जाता है किस लिए? तो उस समय जो बंगाल में है जो क्रांतिकारी स्थिति है जो ज़्यादा पनप रही थी, उसी को दबाने के लिए लाया जाता है। सेडलर आयोग की बात करते हैं तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पे जांच करने के लिए लाया जाता है। शाही आयोग लॉर्ड रीडिंग के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, और नागरिक सेवा से संबंधित कार्य हेतु लॉर्ड रीडिंग के द्वारा शाही आयोग लाया जाता है। सेंडाहर्स्ट समिति है जो लॉर्ड रीडिंग के द्वारा ही लाया जाता है, सेना का भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव देने के लिए। बटलर समिति लॉर्ड इरविंग के द्वारा लाया जाता है ब्रिटिश सत्ता और देशी राज्यों के संबंध पे विचार करने के लिए। व्हाइटलेक आयोग लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया जाता है श्रमिकों की दशा पर अध्ययन करने हेतु, श्रमिकों की दशा पे यानी कि लेबर के बारे में बताने के लिए। लिंडसे आयोग की बात करते हैं तो लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया जाता है मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए, मिशनरी शिक्षा का डेवलपमेंट करने के लिए लिंडसे आयोग लाया जाता है। और बात करते हैं वुडहेड आयोग की बात करते हैं तो लॉर्ड बेबल के द्वारा है जो लाया जाता है बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने हेतु वुडहेड आयोग को सिफारिश की जाती है। ठीक है,
ठीक है, इसको एक PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल थे बहुजन समाज, ये समाज के संस्थापक थे। और ये जानते हैं कि ये 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना करते हैं। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया। जब कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, और कोल्हापुर है जो चप्पल के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया था। और ये देख सकते हैं इमेज में है कौन, मुकुंदराव पाटिल हैं, और ये ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं कब? ये 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब करते हैं? तो ये 1873 में करते हैं। कब? 1873 में। तो ये है जो किससे संबंधित था? तो ये जानते हैं कि ब्राह्मण विरोधी विचारों से संबंधित थे ज्योतिराव फुले, और इन्हीं के मार्ग पे आगे चल के है जो ये मुकुंदराव पाटिल ने है जो बहुजन समाज की स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो ये है जो दरभंगा क्षेत्र में किया गया था। कब? ये है जो किया गया था, जानते हैं 1999 में। कब? 1999 में किया गया था। द बॉयज एसोसिएशन, जिसे यूथ क्लब भी कहा जाता है, यूथ क्लब या युवा क्लब, ठीक है, इसकी स्थापना देख सकते हैं, यूथ क्लब कहा जाता था। वाज फाउंडेड इन दरभंगा बिहार ऑन मार्च 3, 1899, यानी 3 मार्च 1899 को इसका है जो स्थापना किया जाता है सूर्यदेव नारायण शर्मा के द्वारा, सूर्यदेव नारायण शर्मा के द्वारा। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं कौन? अफक खान। अफक खान इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड कमलेश्वर चरण सिन्हा बाजदा सेक्रेटरी बनते हैं। कमलेश्वर सिन्हा इसके सेक्रेटरी बनते हैं। द एसोसिएशन वाज ए सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द रीजन अंटिल 1920, और ये उस समय के अपने क्षेत्र में है जो पॉलिटिकल है जो एसोसिएशन पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी राजनीतिक क्रियाकलाप से संबंधित है जो एक क्षेत्रवाद में क्षेत्रीय है जो उस समय क्रांतिकारी संगठन के रूप में है जो काम कर रही थी। ठीक है, और ये स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा ही है जो इसको इन्फ्लुएंस किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ाया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये है जो 1921 में है जो बिहार कौमी सेवक दल का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो बिहार राज्य, वो जो बिहार राज्य उस समय क्षेत्र था, बिहार राज्य क्षेत्र के देखभाल के लिए, की सुरक्षा के लिए, की सुरक्षा के लिए है जो किया गया था। और किसके द्वारा? तो बिहार प्रांतीय सभा के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय सभा के द्वारा 1921 में, बिहार प्रांतीय सभा के द्वारा है जो 1921 में ये है जो बनाया गया था। ठीक है, कौन? बिहार कौमी सेवक दल। और ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मॉर्किक्स की उपाधि है जो प्रदान की गई थी? तो किसको? इसको लॉर्ड बेलेजली को है जो मार्क्विस की उपाधि है जो प्रदान की गई थी लॉर्ड बेलेजली को। ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कहीं भी क्वेश्चन है सो घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो इसको देख लेते हैं कि बहुत सारे जो गवर्नर जनरल रहे हैं उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो वारेन हेस्टिंग्स है वो गवर्नर जनरल ऑफ है जो बंगाल बनता है। कौन? सबसे पहले 1773 से लेकर 1785 तक ये शासन करता है। उसी के समय में क्या क्या आता है इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, रोहिला वार होता है। रोहिला वार पूछ सकता है क्वेश्चन कि रोहिला वार कब होता है? 1774 में। और किसके समय होता है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय होता है। द फर्स्ट मराठा वार इन 1775 से 82, और सेकंड जो ट्रीटी ऑफ सलवाई होता है 1782 में होता है। ये भी किसके समय? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। और उस समय भी ये संधि की जाती है कि आप है जो 20 साल तक है जो मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में है जो संधि की तरफ चलेगा और युद्ध आगे नहीं चला जाएगा। सेकंड मैसूर वार होता है 1780 से 84 में, 1780 से 84 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो 1786 से 93 तक रहता है। और थर्ड मैसूर वार जो 1790-92 में होता है, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में इसी के समय होता है। कॉर्नवालिस कोड लाया जाता है 1793 में, और परमानेंट लैंड सेटलमेंट भी बंगाल में आता है 1793 में आता है। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लॉर्ड बेलेजली की बात करते हैं जिसे मार्क्विस कहा जाता है। यह 1798 से लेकर 1805 तक है जो शासन करता है, और इसी के समय आया था सब्सिडियरी अलायंस लाया गया था 1798 में, और पहला जो स्टेट बना था हैदराबाद बना था
था, जो सब्सिडियरी अलायंस को अपनाया था कौन? हैदराबाद। और कॉर्नवालिस कोड भी, सॉरी यहाँ पे लिख दिए, फर्स्ट है जो कौन? हैदराबाद। फोर्थ मैसूर बार होता है 1799 में, है जो टीपू सुल्तान को फिर हरा दिया जाता है, किसके द्वारा? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। सेकंड मराठा बार होता है 1803 से 5, ब्लेजली के समय होता है। और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की बात करते हैं तो 1807 से 1813 तक रहता है, और इसी में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है विद रंजीत सिंह के साथ, होता है 1809 में होता है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन जाता है? तो मेटकॉफ जाता है। मेटकॉफ प्लस क्या होता है? ये मेटकॉफ प्लस ये रंजीत सिंह के साथ है जो मिलकर के ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है, किसके समय? तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय क्या होता है? 1813 से 1823 तक शासन रहता है। और ये एंग्लो नेपाल वार होता है 1814 से 16, और ट्रीटी ऑफ सगौली होता है, जानते हैं कि 1816 में कई एग्जामों में है जो ये ट्रीटी ऑफ सगौली किसके बीच हुआ है और कब हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड मराठा बार की बात करते हैं, 1817 से 19 तक होता है, और ये डिजोल्यूशन हो जाता है मराठा कन्फेडरेसी का, मराठा संघ का, उसमें डिजोल्यूशन होता है किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होता है। फिर बात करते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें तो 1820 में है जो रैयतवाड़ी सिस्टम की स्थापना होती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। लॉर्ड एमहेस्ट की बात करते हैं तो 1823 से 1828 तक होता है। और फर्स्ट बर्मीज बार, जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा बार होता है, किसके समय होता है? इसी के समय, लॉर्ड एमहेस्ट के समय, और ये 1824 से लेकर 1826 तक होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये 1828 से 1835 तक शासन करता है, और इसी के समय है जो सती सिस्टम, यानी कि जो सती प्रथा है जो 1829 में, ये पार्ट 17 इसके जो रेगुलेशन होते हैं 17, उसके द्वारा है जो सती प्रथा को है जो समाप्त कर दिया जाता है राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी इसी में पास किया जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की तो 1836 से 1842 तक शासन करता है, और फर्स्ट अफगान वार जो 1838 से 42 तक होता है, उसी समय है जो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय होता है। और सेकंड जो एंग्लो अफगान वार होता है, सेकंड आंग्ल अफगान वार होता है, किसके समय होता है? युद्ध होता है, ये होता है 1876 में होता है, किसके समय? तो ये लॉर्ड लिटन के समय होता है, किसके? लॉर्ड लिटन के समय वो होता है, क्योंकि लिटन का समय क्या होता है? 1876 से 80 होता है। ठीक है, इसके बाद रिपन आता है। लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं फर्स्ट की तो 1844 से 48, और इसी के समय फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है 1845-46 में, एंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर के द्वारा है जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार की समाप्ति की जाती है। सोशल रिफॉर्म्स लाइक द एवोल्यूशन ऑफ फीमेल एंफेंटिसाइड, फीमेल एंफेंटिसाइड के है जो समाप्त किया जाता है, और एक सामाजिक सुधार किया जाता है, किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया जाता है, इसको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या होता है? 1848 से 1856 तक शासन रहता है, और क्या होता है? तो सेकंड एंग्लो सिख वार होता है 1848 से 49, और सिख साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में कंपनी में है जो मिला लिया जाता है। द एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा जो 1852 में जो लोअर बर्मा को है जो एनेक्स किया जाता है, मिला लिया जाता है, किसमें? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो व्यापगत सिद्धांत, ठीक है, हड़प नीति जिसे बोलते हैं, व्यापगत सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था? तो ये व्यापगत सिद्धांत या हड़प की नीति है जो किसके द्वारा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और उड्स डिस्पैच कब आता है? 1854 में आता है, लॉर्ड डलहौजी के समय। लेइंग डाउन ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने इन 1853, तो 1853 में सबसे पहले रेलवे का विकास कौन करता है? तो यही करता है लॉर्ड डलहौजी इंडिया में। लेइंग डाउन ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PWD यानी पब्लिक वर्क डेवलपमेंट, जानते हैं कि PWD की स्थापना कब होती है? तो डलहौजी के समय होता है, और इसी के समय टेलीग्राफ लाइन होता है, सबसे पहले स्टार्ट हो टेलीग्राफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल होता है कब होता है? तो 1876 से 80 होता है, 1876 से 80 होता है। और इसके समय का प्रमुख कार्य कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें सिविल सेवा परीक्षा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जानते हैं कि 19 वर्ष किसने किया था? तो ये है जो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। फिर बाद में है जो फिर से है जो 21 वर्ष कर दिया गया, किसके द्वारा? तो रिपन के द्वारा किया गया था, किसके? रिपन के द्वारा, इसको याद रखना है। और अकाल आयोग का गठन किया गया था किसके द्वारा? जानते हैं कि स्टेची आयोग का गठन किया गया था। जो आयोग किससे संबंधित है? तो ये अकाल से संबंधित है। ये किसके द्वारा? तो ये है जो रिपन के द्वारा है जो स्टार्ट किया गया, सॉरी ये लिटन के द्वारा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 1878 में लाया जाता है, और है जो
रीजनल लैंग्वेज में जो छपते हैं पेपर, उस पर है जो प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन उसी समय एक ABP यानी कि अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका है जो राताराती क्या होता है, राताराती है जो हिंदी से बंगाली से उस समय इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है, अपने आप को अनुवादित चेंज कर लेता है जो क्या होता है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, इंग्लिश में, और राताराती हो जाता है इंग्लिश में। और फिर क्या होता है, यही जो अभी जो ABP न्यूज़ जानते हैं, ABP न्यूज़ यही है ABP, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। और सती प्रथा का अंत जो आपने जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसका आंसर यही होगा, नहीं पूछ रहा है तो इसमें सती प्रथा का अंत क्या होता है, तो 17 रेगुलेशन 17 सती प्रथा का अंत एक्ट के द्वारा 1829 में इसको लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, और उसी के समय राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसको खत्म कर दिया गया था। जानते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में, तो लिटन को 1875 में भारत के वाइसराय के रूप में है जो घोषित किया गया था। तो जानते हैं कि 1858 के बाद क्या बना था, पहला वाइसराय बना था लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद वाइसराय ही बनता जा रहा था। 1876 में उन्हें भारत के वाइसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा रानी है जो भारत की साम्राज्ञी यानी कि रानी है जो भारत की क्वीन है जो घोषित कर दी गई थी। कब, किसके द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा। 1876 में मानसून की विफलता और लॉर्ड लिटन की खराब नीतियों के कारण ही है जो उस समय ग्रेट अकाल पड़ा, ये फैमाइन हुआ था 1876 में। 1877 में क्या हुआ, उन्होंने दिल्ली में एक दिल्ली दरबार जिसे शाही सभा कहा गया उसका आयोजन किया, और इसमें जॉर्ज पंचम आया था, ठीक है, और इसमें भारतीय राजकुमारों, रईसों और अंग्रेजों सहित लगभग 85,000 लोगों ने इसमें भाग लिया था, और उसमें इंग्लैंड स्कॉटलैंड का शायद राजा आया था, एक बार इसको देख लेना है। 1878 में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जो वाइसराय की प्रेस को जब्त करने और किसी भी भारतीय वर्नाकुलर अखबार को प्रिंट करने के लिए अधिकृत करता है, और इसे सरकार के द्वारा राजद्रोह माना जाता है। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1876 में, इसी के समय में हुआ था, किसमें, 1876 के आसपास हुआ था, जो सेकंड एंग्लो अफगान वार हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता यानी लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं तो ये 5 मार्च 1931 को होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या, तो दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट कहते हैं। और इसमें है जो कह किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया, तो जानते हैं कि उस समय है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो गांधी के द्वारा है जो स्टार्ट किया गया था। इसके कब हुआ, तो ये 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक है जो क्या होता है, दांडी मार्च होता है, जिसमें साबरमती से कहाँ, तो ये दांडी जाता है, साबरमती से दांडी गुजरात जाता है, गुजरात नवसारी जिला, ठीक है। वहीं पे जाके है जो नमक कानून तोड़ता है, जो सॉल्ट एक्ट जो बना होता है, किसको तोड़ता है, तो सॉल्ट एक्ट जो पहले का बना होता है, सॉल्ट एक्ट 1882 का बना रहता है, उसी को ये तोड़ने वहाँ पे जाते हैं, और फिर भारतीयों को कानून है जो मिल जाता है कि आप है जो नमक बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए है जो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले है जो क्या होता है, 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता होता है, और गांधी को बोला जाता है कि आप है जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हैं जो लंदन चलिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की है जो कुछ दिनों के लिए है जो आप समाप्ति कीजिए, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौते की मुख्य बातें क्या क्या थी, तो दांडी मार्च के राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया, जो भी इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर थे उसको है जो रिहा किया गया, जो आंदोलन के समय में है जो गिरफ्तार किए गए थे, जबकि जो कैदी थे यानी कि जो आक्रमणकारी या उस तरह के जो क्रांतिकारी थे उसको है जो आज़ाद करने की बात है जो इसमें नहीं मानी गई, जिस कारण से 23 मार्च 1931 को, कब, 23 मार्च 1931 को है जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को है जो फांसी की सज़ा दी गई थी। और इसी के बाद होता है क्या, तो ये दिसंबर 1931 में है जो कराची का सेशन होता है, कराची सेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब ये कराची जो पंजाब के आसपास से जब गुजरते हैं कराची की ओर जब, तो पूरे उस समय है जो क्या होता है, ये कराची सेशन के सब पहले जब गुजरते हैं तो उस समय है जो नौजवान सभा है जो जिसकी स्थापना किया जाता है 1926 में, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। उन्हीं के संगठन ने है जो इनका है जो काला झंडा दिखाकर है जो विरोध किया था। उसी के विरोध के बाद है जो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, ये
कराची जो सेशन हुआ था इसी में कहा था गांधी जी ने कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी विचारधारा कभी नहीं मर सकता है। इसको है जो याद रखना है। कब कहा था ये? 1931 में कहा था, कराची सेशन में गांधी जी ने कहा था। तो इसका याद रखना है कि भारतीयों को फिर से मिला नमक बनाने का है जो अधिकार दिया गया था। आंदोलन के दौरान हुए त्यागपत्र को स्वीकार भी किया गया कि जो भी त्यागपत्र दिए गए थे उसको है जो अस्वीकार कर दिया गया था। आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति को पुनः फिर से है जो वापस लौटा दिया गया। तो इस तरह से इसको याद रखना है। ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1920 में होता है और फिर बाद में 1922 में है जो 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं किताब में है जो 4 फरवरी 1922 भी मिलता है। जैसे कि घटना चक्र के किताब में है जो 4 फरवरी 1922 है जो गोरखपुर जो हत्याकांड होता है, चौरी चौरा कांड, उसमें है जो 4 फरवरी 1922 भी मिलता है और 5 फरवरी 1922 में मिलता है। तो ऐसे मोस्ट एक्यूरेटली आप 4 फरवरी 1922 को लेकर चलें और इसको है जो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1942 को है जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ग्वालियर टैंक बॉम्बे से होता है जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। दांडी यात्रा को आपने देख लिया कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि इसमें सही कथन कौन कौन सा है। तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। अब पॉलिटी का सेक्शन आ गया, हिस्ट्री खत्म हो गया है। तो इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहाँ कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। तो बात तो सही है कि यदि आप जान रहे हैं कि यदि विश्वास मतलब क्या होता है कि हमारा जिस तरह से चुनाव के बाद आपने है जो बहुमत हासिल की है या नहीं, यही आपको है जो प्रूफ करना है, साबित करना है। यदि आपने सब किया है प्रूफ तो आपको है जो यहाँ पे फ्लोर पे आकर के, यहाँ पे जो लोकसभा के जो फ्लोर है वहाँ पे आके पार्लियामेंट में आपको बताना है कि हाँ हम इस तरह से इतना बहुमत रखते हैं और आप है जो इसमें सरकार बनाने के काबिल हैं। तो कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी को व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। तो सही है। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए। ये गलत बात है। 50% नहीं कह रहा है, ये गलत है। 50 सदस्यों की कह रहा है, कम से कम 50 सांसदों की। कितनी? तो कम से कम 50 सांसद, 50 सांसद है जिसको जब मंजूरी दे देता है तो है जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो आगे है जो पेश किया जाता है लोकसभा स्पीकर के पास। तो दूसरा स्टेटमेंट है जो गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा है जो शासित होता है। तो ये स्टेटमेंट है जो सही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पूछ रहा है सही कौन है, तो 1 और 3 है इसमें सही दिया गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कि किस तरह से ये कार्य करती है। तो कोई भी सांसद हो, चाहे तो प्राइवेट मेंबर हो या फिर ये पब्लिक मेंबर जिसको बोलते हैं, मंत्री को है जो भी, जैसे प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं या निजी सदस्य किसको बोलते हैं, वो ऐसे सदस्य जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो मंत्री हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट मेंबर होता है। और इसी को जब ये बिल कोई डालता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है या प्राइवेट बिल कहा जाता है। लेकिन मंत्री के द्वारा जब बिल लाया जाता है तो उसको कहा जाता है पब्लिक बिल कहा जाता है, पब्लिक बिल लाया जाता है। कोई भी सांसद अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर कम से कम कितना? 50 सांसदों का है जो हस्ताक्षर, 50 सांसदों का हस्ताक्षर कर लोकसभा स्पीकर को देना होता है। स्पीकर 10 दिन के अंदर इस पर सदन की बैठक बुलाते हैं। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच है जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है और उसके बाद है जो चर्चा के अंतिम में प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है और चर्चा खत्म होने पर वोटिंग कराई जाती है जिसमें सभी लोकसभा सांसद वोट करते हैं और सांसदों के वोट के आधार पर यह तय होता है कि प्रस्ताव है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हुआ है या नहीं। यदि पारित हो जाता है यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो पारित हो जाता है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद में इसका जो सरकार चला रही है उसके पास बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाती है और फिर से री इलेक्शन होता है या फिर विपक्ष को मौका दिया जाता है कि आप है जो आकर सरकार बनाएं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस रीट को जारी किया जाता है। तो रीट का मतलब होता है क्या? तो समादेश होता है, समादेश। रीट मतलब हिंदी में इसको समादेश बोलते हैं। तो ये कब जारी किया जाता है? तो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और 226 के द्वारा है जो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। यदि आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्या होता है? एक रीट जारी किया जाता है जिसमें 5 तरह के रीट होते हैं और उससे संबंधित रीट जारी किए जाते हैं और आपकी जो फंडामेंटल राइट है उसको सुनिश्चित करने के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो
रीट जारी करने का यानी कि जो क्षेत्र है या जुरिस्डिक्शन है वो किससे कम है, तो ये हाई सुप्रीम कोर्ट का कम है किससे, यानी कि हाई कोर्ट का ज़्यादा है। हाई कोर्ट का ज़्यादा है ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कम है, हाई कोर्ट का ज़्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट का उस पूरे राज्य क्षेत्र में होता है। ठीक है, बात करते हैं और भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्ष, बंदी मतलब होता है बंदा, बंदा मतलब क्या होता है, कोई एक पर्सन है। ठीक है, ये पब्लिक हो या प्राइवेट पर्सन, किसी को भी यदि आप जब्त किए हैं तो उसको है जो 24 घंटा के अंदर पुलिस के द्वारा यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय को हटाकर उसको है जो नज़दीकी न्यायालय में आपको है जो मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। ठीक है, तो इसमें हैबियस कॉर्पस यू मे हैव द बॉडी, यानी कि आपको बॉडी को प्रेजेंट करना है किसके सामने, तो 24 घंटा के अंदर है जो आपको प्रेजेंट करना है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। टू रिलीज ए पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी, यहाँ पे आपको प्राइवेट में या फिर प्राइवेट रूप से या फिर सरकारी रूप से आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आपको है जो उसको है जो पूरी तरह से रिलीज करना है। मैंडमस की बात करते हैं तो बी कमांड यहाँ पे निर्देशित दिया जाता है कि टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे कोई भी पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा है जो उसको परफॉर्मेंस करने के लिए है जो बताया जाता है कि आप है जो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बारे में कमांड करता है। सर्टियोररी क्या मतलब होता है, टू बी सर्टिफाइड, टू कॉस द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ये है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पावर होता है या हाई कोर्ट के अंदर कि उसके नीचे जो बॉडी होते हैं, यदि हाई कोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट है जो कुछ क्षेत्र में यदि कानून पास कर देते हैं या फिर कोई निर्णय दे देते हैं तो उसमें हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो है जो उसको है जो रद्द कर सके। प्रोहिबिट की बात करते हैं कि टू प्रोहिबिट एन इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन ए पार्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई। ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है कार्यक्षेत्र होता है, यदि आपका कार्यक्षेत्र नहीं है तो उस पर आप काम नहीं कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने नीचे लेवल के जो कोर्ट है उसको है जो रोक सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट है भी हाई कोर्ट को भी बोल सकता है कि आप इस क्षेत्र में काम न करें। कियो वारंटो की बात करते हैं तो व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से आप है जो उस पब्लिक ड्यूटी में पब्लिक अथॉरिटी लिए हुए हैं, किस कारण से अधिकार लिए हुए हैं उसको आपको बताना है। टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट इंटाइटल्ड, यानी कि आपको किस तरह से नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी, आपको इसको बताना है। इसके बारे में आपसे है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है जो सवाल पूछ सकता है यदि आप किसी के द्वारा यदि आपके ऊपर है जो कंप्लेन किया गया है कि आप है जो गलत तरीके से अपने नौकरी लिया है या फिर किसी भी जॉब में भाग लिया है तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो दोषपूर्ण पुलिस से नजरबंदी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में निर्वाचित होने और मताधिकार का अधिकार, यानी कि राइट टू वोट और राइट टू बी कंटेस्टेड, यानी कि वोट देने का अधिकार और भारत में निर्वाचित होने का अधिकार, यानी राइट टू वोट और राइट टू बी कंटेस्टेड। ठीक है, राइट टू वोट एंड टू बी कंटेस्टेड, यानी कि भाग लेने का, चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार, वो है जो कैसा अधिकार है, तो एक संवैधानिक अधिकार है, एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। ठीक है, द राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट गारंटीज एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन वाई कास्टिंग देयर वोट फॉर ए कैंडिडेट और पार्टी ऑफ देयर चॉइस। द 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 19 passed in 1988 changed the voting age from 21 years to 18 years of age। ठीक है, तो इसमें है जो किसके द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन होता है 1988 में, जिसके बाद है जो वोटिंग राइट्स है जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया जाता है। और जानते हैं कि आर्टिकल 326 के द्वारा, आर्टिकल 326 में राइट टू वोट दिया गया है, राइट टू वोट। हालांकि ये वोट देने का अधिकार एक क्या है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या एक विधिक अधिकार बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 25 जनवरी को है जो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। कि कब, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय जनमतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। योजना यानी प्लानिंग, प्लानिंग किस सूची का विषय है, तो प्लानिंग है जो किस सूची का विषय है दिया गया है, तो इसमें है जो ये दिया गया है संघ सूची का विषय है। तो जानते हैं कि शेड्यूल, प्लानिंग किस सूची का विषय है,
प्लानिंग की सूची का विषय है, तो जानते हैं कि ये अनुसूची 7 में आता है। अनुसूची 7 में आता है और इसमें है जो यूनियन यानी संघ, स्टेट, राज्य और कनकरेंट यानी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची विषयों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। और इसमें कितने, तो इसमें 100 विषय, इसमें 61 विषय और इसमें कितना, तो 52 विषय का इसमें जिक्र किया गया है, 52। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह कौन कौन है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे यूनियन लिस्ट कहा जाता है। यूनियन लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर ऑफ डिफेंस यानी रक्षा, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सारे मैटर्स पे है जो कौन बात करती है, ये बात करती है कौन, यूनियन लिस्ट इस पे कानून बनाती है। बात करते हैं फिर कंकरेंट लिस्ट की, तो इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है जिस पे कानून बना सकती है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। यहाँ पे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स यानी माप तौल या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि न्यायिक प्रशासन, ये सारे जो मैटर हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट और ये है, ये पहले क्या थे, तो ये पहले थे स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट से इसको लाया गया था किसमें, तो ये कंकरेंट लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। किसके द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा है, जिसको है जो इसमें इंटर कराया गया था। किसके द्वारा, ठीक है, इसको याद रखना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बिहार दरोगा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको किसको शामिल किया गया था। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट एंड मेजर्स और जो मापतल है या फिर न्यायिक प्रशासन को इसमें शामिल किया गया। इसमें टोटल 5 है जो शामिल किया गया था, याद रखना है, टोटल 5 को है जो कन्वर्ट किया गया था। एक क्या था, एक वाइल्ड लाइफ था। वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य प्राणी है और पक्षियों के जो उसका संरक्षण करने के लिए इसको शामिल किया गया था। एक 5वां काम था, तो 5वां था वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को इसमें सुरक्षित है जो कंजर्व करने के लिए इसमें शामिल किया गया था। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज, इसमें पुलिस, लैंड, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, प्रिजन यानी जेल, ठीक है, इसमें जेल को इसमें है जो शामिल किया गया। प्रेजेंट किसके अंदर में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है जो संघ सूची हो जाएगा। योजना किस में है, तो ये संघ सूची का विषय है। और कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लाया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ और अवशिष्ट सूची में की बात करते हैं, तो ये पार्लियामेंट के अंदर कंट्रोल में रहती है और इस पर कानून बनाती है कौन, तो इस पर है जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है, ठीक है। ये अवशिष्ट सूची जिसे रेसिडुअरी पावर कहते हैं, रेसिडुअरी पावर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत की समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च यानी व्यय, एक्सपेंडिचर किसके अनुमोदन से किया जाता है, किसके अनुमोदन से किया जाता है, तो ये संसद के अनुमोदन से ही है जो भारत की समेकित निधि से खर्च है जो किया जा सकता है। यह संविधान की धारा कितना है, तो धारा है जो 266 में है जो वर्णित किया गया है, 266 में। और इस निधि से खर्च बजट द्वारा विनियोग बिल के माध्यम से संसद के द्वारा सभी कार्यों या सेवाओं पर किया जाता है। इस निधि में खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाती है और यह निधि केंद्र सरकार के पास रहता है। और रेलवे बजट पास होने के बाद बजट के अनुसार ही विनियोग बिल द्वारा है जो खर्च के लिए है जो जिम्मेदार होता है कौन, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। संविधान की धारा 267 में क्या है, तो कंटिजेंसी फंड है, जिसे आकस्मिक निधि कहते हैं। या कहीं कहीं क्या होता है कि इसमें 500 करोड़ का लगभग फंड होता है। इसमें राष्ट्रपति के शासन के द्वारा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा इसमें है जो फंड निकाला जाता है। ये आकस्मिक होता है, यानी कहीं के बाढ़ आ गया, कहीं आकस्मिक कुछ घटना घट जाती है, तो इसमें 550 करोड़ है, उससे 500 करोड़ के आसपास इसमें कुछ फंड होता है। इसमें को अभी देख लीजिए एक बार, इसको है जो बढ़ा दिया गया है फंड को, और इसको है जो संसद के द्वारा फिर से जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको फिर से इसमें डाला जाता है जब ये खर्च हो जाती है तब। और फिर इसको है जो क्या है, तो प्रेसिडेंट के साइन से इसको निकाला जाता है जब कुछ आकस्मिक घटनाएं हो जाती है, कुछ आकस्मिक कार्य होते हैं, यदि बाढ़ आ जाता है या कुछ ऐसा तूफान आ जाता है या कुछ ऐसे नेचुरल अकरेंसेज हो जाते हैं जिसके कारण इसको खर्च किया जाता है, ठीक है। तो इसको है जो
कह रहा है कि इस निधि से खर्च उन्हीं सेवाओं पर किया जाता है जिसकी व्यवस्था उस वर्ष की बजट में नहीं किया जाता है, यथा कोई नई सेवा पर भी किसी निधि से खर्च किया जाना हो, या कोई अलग, जैसे कि पहले बजट में नहीं बताया गया कि इतना खर्च करना है और उतना ही पैसा निकालेगा, लेकिन कुछ और भी काम पड़ गया या कुछ और एक्स्ट्रा पैसा की जरूरत पड़ गया, तो ये कंटीजेंसी फंड से है जो निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इस निधि से किया गया खर्च की प्रतिपूर्ति संसद की पहली सत्र के द्वारा है जो समेकित निधि से फिर से किया जाता है, किसके द्वारा है जो इसको से फिर यहाँ से डाला जाता है, डाल के बराबर किया जाता है। यह निधि रेलवे के संबंध में रेल के वित्त आयुक्त के पास रहता है और उचित कारण के साथ खर्च करने के लिए वित्त आयुक्त के पास आवेदन करना होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। किस नंबर क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है, इसको जिक्र कहाँ किया गया, तो भाग कितना, तो ये भाग 14 में किया गया है, भाग 14 में किया गया है। ठीक है, और भाग 14 में लोक सेवा आयोग, और भाग 15 में क्या किया गया है, भाग 15 में क्या किया गया है, तो यह है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक बताया गया है, किसमें, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इसमें कह रहा है कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 322 है जो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं 322 क्या कह रहा है, 322 कह रहा है लोक सेवा आयोग के खर्च से संबंधित इसमें बताया गया है। और 315 में कह रहा है कि संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा, किसके द्वारा, आर्टिकल 315 के द्वारा। 316 की बात करते हैं तो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 317 में यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के सदस्य को हटाना और निलंबित करने की बात की गई है। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध किया गया है। और बात करते हैं 320 आर्टिकल्स में, तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन इसमें किया गया है। और 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के खर्च और 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में इसमें जो जिक्र किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। सबसे पहले यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि क्या सबसे पहले होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आप मिट्टी तैयार करते हैं, किसान है जो क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ बुआई करते हैं। यहाँ के देख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल का है जो मिट्टी खेत या ट्रैक्टर या बैल के माध्यम से है जो जोता जाता है, उसके बाद उसमें है जो कुछ बुनाई किया जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ या फिर फर्टिलाइजर भी डाला जाता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसमें है जो इरीगेशन किया जाता है यानी सिंचाई की व्यवस्था की जाती है नहरों के द्वारा या फिर नलकूपों के माध्यम से। और वीडिंग किया जाता है यानी कि उसमें कुछ जो घास पतंग फूल जो निकल जाते हैं उसको है जो मेन फसल से हटाया जाता है ताकि वो है जो उसका नाइट्रोजन या जो नाइट्रोजन उसका मेन जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो हासिल न कर सके, इसको बीडीसाइड्स देकर भी उसको है जो नष्ट किया जाता है, उसको जलाया जाता है खरपतवार को। और उसके बाद है जो जब पक जाता है उसके बाद फसल तैयार होता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है यानी कटाई किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको थ्रेसिंग किया जाता है यानी थ्रेशर मशीन या फिर उसको है जो पीट के है जो फसल को है जो रेसिड्यू जो क्रॉप का जो होता है उसमें से मेन जो फसल होता है क्रॉप, जैसे धान को अलग किया जाता है किसके, उसके गंठल से, और उसको फिर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, फिर बुआई होता है, उसके बाद सिंचाई और उसके बाद कटाई होता है, कटाई के बाद फिर स्टोरेज होता है और उसको फिर मार्केट में कई महीनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, जैसा कि वो कैसा क्रॉप है, यदि वो कमर्शियल क्रॉप है यानी नकदी फसल है तो उसको खेत से ही डायरेक्ट है जो मार्केट की ओर बेचा जा सकता है, या फिर कोई जैसे नकदी फसल नहीं है जैसे कि वो ईटिंग सीरियल्स है या अनाज है जिसको है जो कई दिनों कई महीनों तक है जो स्टोर करके रखा जाता है और जब उचित दाम मिलता है तब उसको है जो मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है, तो यह है जो तातीपाका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन कहाँ पे है, तो इसका यह है जो तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। और भी बहुत सारा है जो रिफाइनरी इंडिया में काम कर रही है, जैसे बहुत सारा जो ये तेल लाते हैं कहाँ से, जैसे कि ऑयल इंडिया इंपोर्ट किया अरेबियन कंट्री से और वहाँ पे लाया, कहाँ पे, ये भारत में लाया, और भारत में बहुत सारे ऑयल रिफाइनरी है वहाँ से कच्चा माल आया, कच्चा तेल आया, इसको रिफाइन करके फिर से प्योर ऑयल में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसे कहाँ तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो सबसे पहले हेड क्वार्टर जानते हैं कहाँ पे है, तो देहरादून में है। कहाँ, देहरादून में है।
उत्तराखंड देहरादून में है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। और इसका जो कहाँ कहाँ तेल निकालने का जगह है तो डिगबोई असम है, जो सबसे पहले जो तेल का खनन किया गया था डिगबोई असम से किया गया था। और सबसे पहले बार कोयला का खनन कहाँ से किया गया, कोयला, तो सबसे पहले कोयला कहाँ से, तो रानीगंज। रानीगंज कहाँ, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल से सबसे पहले कोयला है जो निकाला गया था। कब निकाला गया था, 1774 में, ठीक है। और डिगबोई असम से, गुवाहाटी असम से कोयली, कोयली कहाँ है, कोयली पूछा गया, कोयली है जो क्वेश्चन पूछा गया, कोयली कहाँ पे, कोयली जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑयल रिफाइनरी है कहाँ पे है, तो कोयली है जो गुजरात में है। ये क्वेश्चन हमको याद रखना है। और बरौनी है जो बिहार में है, जानते हैं, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, पानीपत हरियाणा, बोनाईगांव कहाँ पे है, असम में है बोंगाईगांव। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में, पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है। और मुंबई महाराष्ट्र, बीजाग है जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से भी है जो तेल निकाला जाता है, रिफाइन किया जाता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुंबई, महाराष्ट्र, कोची, केरला, इस तरह मनाली, चेन्नई, ठीक है, कावेरी बेसिन, चेन्नई, वहाँ से भी है जो निकाला जाता है। नुमालीगढ़ जो असम है वहाँ पे भी रिफाइनरी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, जामनगर में भी है, जामनगर गुजरात में है, बादीनार गुजरात में है, मंगलौर कर्नाटक में है जो मंगलौर रिफाइनरी का तो ऑयल रिफाइनरी है। तो इसको भी याद रखना है कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट वन लाइनर के फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, ठीक है, जैसा कि ऐसा पूछा गया है। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है, तो गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है, तो जानते हैं कि भूमध्य सागर के आसपास है। और भूमध्य सागर यहाँ देख सकते हैं, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी, और यहीं के आसपास बहुत सारे कंट्री है, जैसे कि इसमें है टोटल 21 कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करता है। 21 कंट्रीज कितने, तो 21 कंट्री आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें 21 कंट्री है जो आसपास इसके बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरेनियन सी के। और इसमें जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप है जो किसके कंट्रोल में है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमास के कंट्रोल में, किसके, हमास के कंट्रोल में, यानी कि पलस्तीनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इजिप्ट है इसके बॉर्डर कंट्री, जैसे देख सकते हैं, लेबनान है जिसका राजधानी बेरूत है, और फिर जॉर्डन है जो इसका बॉर्डर कंट्री नहीं है, सीरिया बॉर्डर कंट्री नहीं है, ठीक है। और इसको सी ऑफ टेलीज कहा जाता है, सी ऑफ टेलीज, सी ऑफ टेलीज इसको बोला जाता है। ये किसके बीच है, तो सीरिया और इजराइल के बीच में, सीरिया और इजराइल के बीच में क्या है, तो एक छोटा सा एक सी है जिसको सी ऑफ टेलीज कहा जाता है। और ये इजराइल, ये वेस्ट बैंक है, इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट में कंट्रोल किसका है, तो इजराइल का मोस्ट ऑफ द पार्ट में सबसे ज़्यादा है जो भागों में कंट्रोल किसका है, तो वेस्ट बैंक का, तो इजराइल का कंट्रोल है इसके ऊपर। और कुछ भाग में कंट्रोल किसका है, तो हमास का भी कुछ कंट्रोल देखने को मिलता है। हालांकि है जो इस पर पूरी तरह से वर्चस्व हासिल किया है, कौन, इजराइल ने किया है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, और गाजा स्ट्रिप यहाँ पे देख सकते हैं, गाजा है यहाँ पे, और इसी के आसपास इधर है क्या, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सीरिया है, लेबनान है, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इसको देख सकते हैं। और यहीं से मेडिटेरेनियन सी के आगे इजिप्ट से क्या बहती है, तो नील नदी बहती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इसको याद रखना है। और इसी के आसपास क्या है, यहाँ पे ये गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट है, गोलन हाइट है। यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि गोलन हाइट्स कहाँ पे है, तो इजराइल और सीरिया के बॉर्डर के बीच में है, ये गोलन हाइट्स है। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करना है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं कि सबसे पहले केरल की बात करते हैं तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, 94% है, कितना, 94%। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में जो साक्षरता दर है वो 91.33% है, 91.33% है। और गोवा की बात करते हैं तो गोवा में 80.09% है, जबकि त्रिपुरा की जो साक्षरता दर है वो 87.22% है, कितनी, 87.22%। तो इस तरह से दिए गए ही ऑप्शन में से आपको मिलाना है कि कौन इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे यह है जो सही सबसे ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा से कम तक है जो साक्षरता दर है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग की बात करते हैं, इसके ध्वनि तरंग की आवृत्ति को भी से डिनोट किया गया है और समय अवधि को टी से डिनोट किया गया है। इसके बीच का संबंध क्या होता है, तो जानते हैं कि द पीरियड और द टाइम इट टेक्स फॉर वेव टू कंप्लीट ऑन वेवलेंथ इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जब इस तरह से जानते हैं कि एक वेवलेंथ होता है और इधर क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट, या इधर नीचे होता है ट्रफ। ये नीचे होता है क्या, तो नीचे ट्रफ होता है, ऊपर होता है क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट होता है। इसे बोलते हैं शीर्ष और इसे क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, तो दोनों के बीच के क्रमागत दूरी को, या दो क्रस्ट या दो ट्रफ, इसी के बीच के क्रमागत दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, या इसे तरंगधैर्य बोलते हैं, जिसका लैम्डा में डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। और पीरियड और
फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है किस तरह से है, तो जानते हैं कि T बराबर 1/f होता है, फ्रीक्वेंसी होता है जिसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज होता है, और इसको F बराबर 1/t यानी कि पीरियड सेकंड, इस तरह से अपोजिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F, ठीक है, या V, और क्या होता है V होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, V बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं F क्या है, ये V है, V बराबर 1/t हो जाएगा, V बराबर 1/t, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है, तो यह है जो बल की दिशा के है जो विपरीत काम करता है। तो जानते हैं कि यदि आप जब से चलते हैं तो क्या होता है कि आगे चलते हैं तो पीछे आपको है जो घर्षण लगता है जो आपको रोके रखता है, और आपको है जो या फिर स्लाइडिंग, जैसे कि किसी स्लाइड पे या जो फिसलने वाले जगह है उस पर यदि आप दौड़ते हैं तो आपको है जो आप फिसल जाते हैं उसको वहाँ पे, क्योंकि घर्षण कम होता है, या फिर तेल पे घर्षण कम होता है और वहाँ पे घर्षण बल है जो काम नहीं कर पाता, जिस कारण से आप है जो फिसल जाते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि यदि बल की दिशा इस तरह से काम करता है, आप जैसे इधर चलते हैं तो आपको घर्षण है जो अपोजिट है जो चलता है और वही आपको रोक के रखता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग घर्षण ये होता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी ऐसे होता है, जैसे कि कोई गति की दिशा से आप जैसे कि इस तरह से देखते होंगे कि कुछ ऐसा घूमने वाला रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग के लिए है, और वहाँ पे है जो कोई बल की दिशा में उस पर है जो कुछ वस्तु रखकर उसको ढकेला जाता है, तो उस पर है जो उसके द्वारा अपोजिट है जो बल लगाकर उसको रोका जाता है घर्षण बल के कारण। तो इसका एग्जाम्पल आप समझ लिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करा नकारात्मक त्वरण यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन, क्या निगेटिव एक्सेलरेशन निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है, तो जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जिसे त्वरण हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो चेंज होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, जिसके कारण क्या होता है, इसमें देख सकते हैं कि वेलोसिटी जब आगे बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कभी कभी जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो कभी कभी जैसे आप स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, कार इज स्पीडिंग अप, और इसमें क्या होता है वेलोसिटी भी आगे बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक्सेलरेटर दे रहे हैं, तो आगे ये बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह रहे हैं। इसमें वेलोसिटी है जो आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप है जो स्लो करते हैं उसमें वेलोसिटी रुक जाता है, वेलोसिटी है जो चेंज होता है, जिस कारण से क्या होता है वेलोसिटी आगे जाता है लेकिन एक्सेलरेशन कम होता है, जिस कारण से बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। इसे निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यानी स्पीड का स्लो अप हो जाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है, तो देख सकते हैं किसके अपोजिट है, तो वेलोसिटी के। संवेग की बात करते हैं तो P बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास का केजी होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, और मास इंटू वेलोसिटी इसको बोला जाता है मास इन मोशन, मास इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है, मास इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम होता है। दूरी तो जानते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें एक निश्चित दूरी तय की जाती है, और बल की बात करते हैं तो इसका फोर्स बराबर, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या न्यूटन होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाइड्रो, यहाँ पे फ्लोरिक एसिड कर देना है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF, कांच की बोतल में यहाँ पे HF कर लीजिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की बोतल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, किससे करता है, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यानी SiO2 से ये अभिक्रिया करके क्या होता है, धीरे धीरे है जो कांच के जो पत्थर होता है, कांच का जो बना होता है बोतल, उसको है जो गलाना स्टार्ट कर देता है, और कुछ समय है जो समझ लीजिए कि ये जो HF है वो क्या होता है, इसको है जो खा जाता है, बोतल को ही, कांच के बोतल को खा जाता है, यानी कि निगल जाता है या फिर उसको बर्बाद कर देता है। और ये है जो यहाँ पे इसका किसके कारण, तो ये कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बना लेता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको एक बार चेक कर लेना है, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं संयोजकता के यानी कि वैलेंसी के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कह रहा है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसको किया था कोसेल और लुईस ने। तो जानते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है
ये कह रहा है कि संयोजकता से जुड़े कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत गिलबर्ट एन लुईस और वाल्थर कोर्सने ने 1916 में इस सिद्धांत को दिया था। बाद में 1919 में लैंगमूर ने इसे लागू किया था। इस सिद्धांत के मुताबिक स्थिरता हासिल करने के लिए स्थिर विन्यास हासिल किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों के दान, इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के जरिए हासिल किया जा सकता है। संयोजकता बंध सिद्धांत है जो किसके द्वारा, तो हिटलर और लंदन ने साल 1972 में दिया था। संयोजक कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत होता है कि 1957 में रॉबर्ट नाइहॉल्म और गिलेस्पी ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्मों और अवंध युग्मों के बीच के अंतरों की व्याख्या किया है। जैसे कि क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का क्या होता है, इसका होता है 17 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है क्या होता है 2 8 7 होता है। तो जब 7 होता है तो किसी से ये जब अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो ये होता है 2 8 8 होता है, 2 8 8 होता है। अब क्या होता है, ये एक पूरी तरह से एक अपनी स्थिति को मेंटेन रख लिया, यानी कि स्टेबल हो गया। तो जब एक लिया तो ये लेने पे क्या होगा, इसमें -1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, ये -1 इस तरह से लगाया जा सकता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने कर्जा लिया है। ठीक है, तो इसका इस तरह से एक है जो इसका वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु शीतल और गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया है जो नहीं करती है, तो कौन नहीं करती है, तो ये आयरन है जो इसमें नहीं करती है। जबकि देख सकते हैं कि आयरन को वाटर के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और ये हाइड्रोजन गैस से जो मुक्त होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आयरन को वाटर या स्टीम वाटर या फिर कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या रिलीज होता है, तो इसमें है जो आयरन ऑक्साइड बनता है और ये हाइड्रोजन बनता है, लेकिन ये अभिक्रिया कर नहीं पाता है, अभिक्रिया नहीं कर पाता है और उसी तरह रह जाता है आयरन ऑक्साइड बन के। क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड बनता है तो जब नमी उस पर, जो ऑक्सीजन का लेयर उस पर आने लगता है तो ये आयरन ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह जो काम करता है और उसको अभिक्रिया होने से है जो बचा लेता है। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O3 बिलियन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसको है जो अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। इसको हम आगे देख लेते हैं। तो जानते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट का को और भी जानते हैं, सोडियम सल्फेट से भी जानते हैं। इसका फार्मूला होता है Na2H2O3 और इट इज़ मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर इन इट्स पेंटाहाइड्रेट फॉर्म। ये पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में मिलता है विच इज़ आइदर वाइट और कम्प्लीटली कलरलेस, या तो सफ़ेद होता है या फिर रंगहीन होता है। Due to its ability to form complexes, sodium thiosulfate is commonly employed as a fixer in photography। एक फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इसका जो एबिलिटी है वो कम्प्लेक्स होने, जटिल हो जाने का प्रक्रिया में यह भाग लेता है। इट फॉर्म्स ए सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स दैट इज सॉल्युबल इन नेचर व्हेन इट कंबाइंस विथ अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड के साथ ये जब ये अभिक्रिया करता है तो AgBr + 2 Na2H2O3 प्लस इस तरह से Na3AgH2O3 होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस सोडियम, ये जो सोडियम सिल्वर थायोसल्फेट बनाता है जो सोल्यूबल होता है, इसमें है जो निकलता क्या है, प्लस NaBr बनता है सोडियम ब्रोमाइड। द कम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज लाइट सेंसिटिव, ये लाइट सेंसिटिव होता है यानी प्रकाश संवेदनशील होता है। करा निम्न में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण के द्वारा होती है, यानी कि इन्फेक्शियस होती है, जो वायरल के द्वारा फैलती है, तो जानते हैं ये जुकाम होता है। क्या, जुकाम। जबकि मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, और ये है जो क्या, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स परजीवी है। ठीक है, पैरासाइट है। और तो ये मलेरिया इसके द्वारा। टाइफाइड की बात करते हैं तो ये गंदे पानी या गंदे खानों से है जो होता है। ये हैजा की बात करते हैं तो विवरे कॉलरे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है और ये मल के माध्यम से है जो गंदे प्रदूषक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और ये इस तरह से हैजा या कॉलरा फैलता है। टाइफाइड की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया से ही होता है और है जो प्रदूषित पानी या प्रदूषित खाना से है जो ये बनता है, टाइफाइड बनता है। ठीक है, टाइफाइड हो जाता है शरीर में। यहाँ पे देख सकते हैं वायरल इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे कि राइनो वायरस है। यहाँ पे कॉमन कोल्ड जो होता है वो एक वायरस होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है।
इंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस जो ब्रेन की बीमारी होती है ये इसमें हो गया, और इसमें फारेंजाइटिस होता है जो थ्रोट या गला फूड पाइप के अंदर का होता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट रिलेटेड डिजीज है, हेपेटाइटिस जो क्या लिवर में होता है, स्किन इन्फेक्शन बहुत सारा होता है जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, या फिर हो गया इसमें रूबेला हो गया, मीजल्स हो गया, इस तरह से हो गया। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करते हैं तो इसमें HIV हो सकता है, पैपिलोमा वायरस होता है, ठीक है, हर्पिस हो जाता है। और गैस्ट्रोएंटेरोटाइटिस की बात करते हैं तो इसमें रोटा वायरस, नोरो वायरस, एस्ट्रो वायरस, कोरोना वायरस इस तरह से काम करता है। पैनक्रियाटिस की बात करते हैं, इसमें न्यूमोनिया की बात करते हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें आता है। और रिस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको है जो नुकसान पहुंचाता है। पैरोटाइटिस की बात करते हैं, इसमें मम्स इस तरह से फूल जाते हैं, ठीक है। हफ्स, ये आई इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसमें हफ्स सिंपल वायरस होता है। एडेनो वायरस, साइटेमो गैलो वायरस होता है। इस तरह से वायरस का बहुत सारा इन्फेक्टेड जो डिजीज़ होता है उसके बारे में यहाँ पे चित्रित किया गया है, इसको आप एक बार पढ़ के समझ सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन इसमें है जो गलत दिया गया है, ठीक है। गलत किस में दिया गया है तो कह रहा है इसमें नेत्र लेंस की मोटाई है जो बढ़ जाती है। ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु आपको साफ साफ तो दिखेगी, यहाँ पे वस्तु है तो साफ साफ दिख जाएगा, पढ़ लेंगे आप। लेकिन यदि वस्तु को आप दूर देखें, यानी कि कहीं हो सकता है 25 फीट या 50 फीट के दूरी पे रखा रहे कुछ वस्तु और अच्छा से क्लियरली नहीं दिखे, जो सबको दिख रहा है आपको ना दिखे, तो समझ लीजिए कि आपको है जो क्या है ये निकट दृष्टि दोष है। यानी कि निकट की वस्तु दिखे लेकिन निकट जो दूर की वस्तु उसमें नहीं दिखे, ये है जो इसमें निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा कथन गलत है तो इसमें नेत्र लेंस की मोटाई है जो बढ़ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब ये जो लेंस है, उत्तल लेंस है, इस तरह की जब लेंस है ये इसकी मोटाई है जो जब इतना पतला है, इतना पतला से अब क्या होता है ये है जो और फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो जो रेटिना पे जो ये रेटिना है, रेटिना पे जो इमेज बन जाएगा, रेटिना के पास से जो लाइट पहुंच ही नहीं रहा है, जब लाइट नहीं पहुंचेगा, इसका इमेज नहीं पहुंचेगा, इमेज बनकर रेटिना पे नहीं बनाएगा, तब क्या होगा ये पहले ही बन जाएगा, रेटिना से पहले, यानी रेटिना से पहले है जो बन जाता है, जिस कारण से है जो हमारा पहले जो समीप वाला जो निकट की वस्तु है वो दिख रहा है, लेकिन दूर की वस्तु का इमेज ही रेटिना के पास नहीं पहुँच रहा है, जिस कारण से हमें है जो दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। और इसको है जो सुधार करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें है जो कनकेव लेंस, इसमें क्या किया जाता है कनकेव लेंस, कनकेव माने अवतल दर्पण है जो अवतल लेंस, इसमें है जो अवतल लेंस है जो लगाया जाता है, जिस कारण से क्या होता है ये देखिए यहाँ पे अवतल लेंस लगा करके इसमें जो प्रकाश पड़ता है और रेटिना पे फोकस करने के लिए, रेटिना पे प्रकाश डालने के लिए है जो इमेज बनाने के लिए ज़बरदस्ती इसमें क्या किया जाता है, इसमें है जो ये अवतल लेंस को इसमें घुसेड़ा जाता है ना। इसमें चश्मा के माध्यम से या फिर आपको है जो एक लेंस लगाया जाता है आँख में ही, या फिर लेज़र लाइट्स के माध्यम से भी है जो इसको इस है जो इलाज किया जाता है, ठीक है। ये निकट दृष्टि दोष का संशोधन अवतल लेंस के उपयोग से निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है। यदि बात करते हैं ये हाइपरमेट्रोपिया की, यानी कि इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपर यानी दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है दूर की वस्तु साफ साफ, नज़दीक की वस्तु दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले ही रेटिना के क्या होता है, रेटिना से बाहर इमेज बन जा रहा है। जैसे जो ये है यहाँ की वस्तु यहाँ रखा है, पास रखी कोई वस्तु है, इसको है जो ये रेटिना आँख से ये कन्वेक्स लेंस से गुजरता है, लेंस से जाकर के रेटिना पे पड़ने से पहले वो क्या होता है रेटिना से आगे चल जाता है, रेटिना को ही क्रॉस कर जाता है, जिस कारण से उसको रेटिना पे एक्चुअली यानी कि रेटिना पे ही उसको फोकस करने के लिए क्या होता है, उसको है जो फिर से यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे है जो क्या उत्तल लेंस है जो इसको लगाया जाता है, क्या उत्तल लेंस इसमें लगा करके उसको रेक्टिफाई किया जाता है और उसको बताया जाता है कि आप है जो लाइट जा रहा है वो रेटिना पे ही गिरे और रेटिना पे ही इमेज बनाए, ताकि हम दूर के वस्तु और नज़दीक के वस्तु दोनों को साफ साफ है जो एक बार में देख सके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसका कह रहा है कि इसमें नेत्र लेंस की मोटाई है जो बढ़ जाती है, जब मोटाई बढ़ेगी तो जाहिर से जब ये चर्बिया जाएगा तो फिर क्या होगा कि है जो आँख के जो लाइट है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसमें प्रतिबिंब है जो रेटिना पर बनता है, इसमें प्रतिबिंब जब रेटिना पर पड़ेगा ही तो इमेज तो अच्छा से बनेगा, कोई इसमें डिफेक्शन होगा ही नहीं, तो ये है जो स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि रेटिना से ये क्या होगा कि इसमें रेटिना के पहले ही है जो इमेज बन जा रहा है, रेटिना के पहले ही इमेज बन जा रहा है, पहले ही लाइट रुक जा रही है। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। यहाँ पे नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है, यहाँ पे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ घट गया तो कहाँ यहाँ पे आ गया। ये तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। और ये कह रहा है नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, यानी कि मोटाई हो गया तो उसका वृद्धि हो गया, उसका रेडियस यानी त्रिज्या में भी वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर ये भी सही है, तो इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन बी है जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको समझ लिए, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं।
यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो यूकैरियोटिक मतलब होता है, यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, ट्रू कैरियोन्स, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत पूछा है? तो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो जानते हैं कि इसमें यूकैरियोटिक के एग्जांपल है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, एनिमल है, प्लांट्स है। तो एनिमल में जानते हैं कि क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री ये है जो इसमें विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, मिटोसिस होता है, ठीक है। और इसमें श्वसन तंत्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये भी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका श्वसन तंत्र होता है। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है। तो जानते हैं कि वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स है जो तो प्लांट में उपलब्ध होता है, प्लांट में तो होता ही है, माना कि एनिमल्स में नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स में का भाग, जो यूकैरियोटिक का भाग कौन है? प्लांट्स है। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा, इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। इसमें 80 प्रकार के 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है जो बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा भी गया है कि राइबोसोम कितने प्रकार के? 80 प्रकार के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, और इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, ये गलत है, और यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? तो ये फॉल्स न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन है जो प्रोटीन का है जो अनिवार्य घटक है। तो जानते हैं कि दाल में है जो प्रोटीन पाया जाता है, और दाल के जो नूडल्स है यानी गांठ है, उसमें क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया है जो उस तरह से वायुमंडल से क्या होता है? नाइट्रोजन गैस लाता है, नाइट्रोजन निकालता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है N2 है, वो कहाँ से? तो ये यहाँ पे दाल या फिर कुछ पेड़ के जो इसे पौधे होते हैं उसके द्वारा है जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया उसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि दाल के पत्तों, दाल के जड़ों में होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसे राइजोबियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोबियम बोलते हैं, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम होता है। और इसी के द्वारा है जो क्या किया जाता है? वो है जो नाइट्रोजन है जो फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है? वायुमंडल से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो क्रिएट है जो अडोप्ट किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं, और यही जैसे गाय खा लिया या फिर पहाड़ों से भी, या जैसे चिंगारी उत्पन्न होता है, उससे लाइटनिंग कंडक्टर के माध्यम से भी है जो नाइट्रोजन गैस है जो बाहर रिलीज होती है। और फिर गाय के मलमूत्र से क्या होता है कि डिकम्पोज किया जाता है, उसको विघटन किया जाता है। किसके द्वारा? तो फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस क्या है? तो डिकम्पोजर है, अपघटक है। इसे है जो इसे क्या इसको कहा जाता है? फोर्थ क्लीनर कहा जाता है, या ट्रॉफिक लेवल का क्लीनर कहा जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजर होता है जो बैक्टीरिया, फंगी, और ये फर्टिलाइजर से भी नाइट्रोजन आते हैं, जो अमोनिया भी आते हैं। उसके जो अमोनिफिकेशन होता है, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को क्या करता है? अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया में जानते हैं कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है, उसमें नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है? इसको नाइट्राइट्स में, किसमें? नाइट्राइट्स में है जो इसको बदला जाता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। इसमें है जो अमोनिया को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है? नाइट्रेट्स में इसको है जो बदल दिया जाता है। उसके बाद डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? उसको नाइट्रेट से फिर है जो नाइट्रोजन गैस में है जो कन्वर्ट कर देता है, और फिर एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन फिर से चला जाता है। इस तरह से एक नाइट्रोजन साइकिल है जो काम करता है। और पूरे एटमॉस्फेयर में कितना? 78% है जो नाइट्रोजन उपलब्ध है, ठीक है। इसको इसलिए सबसे ज़्यादा मेजर एलिमेंट किसका है? 78% नाइट्रोजन का ही है एटमॉस्फेयर में। विटामिन का आविष्कार किसने किया है? तो फंक ने किया था। किसका? फंक ने है जो विटामिन का आविष्कार किया है। इसको पहले हमने विटामिन कौन कौन से हैं, किससे रिलेटेड डिजीज़ क्या है, इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा किया है, उसे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। करा निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो होता है, तो चालक मतलब है कंडक्टर हो गया, वहाँ जहाँ से बिजली क्रॉस कर जाए आसानी से उसे कंडक्टर बोलते हैं, और जहाँ से बिजली ना पहुँचे, बिजली ना क्रॉस करे, उसे कुचालक कहते हैं, या फिर उसको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर का एग्जाम्पल एक रबड़ हो सकता है, एक प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन एक कंडक्टर चालक का एग्जाम्पल एक पानी हो सकता है, या फिर इस तरह से यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल भी है जो एक है जो हीट कंडक्टर, ये कंडक्टर का एग्जाम्पल है। एसिटिक है जो चालक का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से ये चालक का एग्जाम्पल, लेकिन ग्लूकोज घोल है जो चालक का एग्जाम्पल नहीं है, एक इंसुलेटर है। यहाँ पे देख सकते हैं अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर सोल्यूशन। यहाँ पे अल्कोहल या फिर ग्लूकोज के जो सोल्यूशन है उसमें है जो इलेक्ट्रिसिटी है जो फ्लो नहीं करती है। यदि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या फिर बल्ब जला के इसे देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में है जो बिजली जाती है और वहाँ पे है जो बल्ब जल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको है जो ग्लूकोज सोल्यूशन में के पानी में उसमें है जो बल्ब नहीं जलेगी, जिस कारण से ऐसा पता चलता है कि इसमें है जो क्या है, इसमें है जो कंडक्टर ये नहीं है और ये इंसुलेटर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो इसका एंडोस्पर्म हो जाएगा। एंडोस्पर्म में क्या होता है कि इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द मेल गैमेट। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो इस तरह से होता है एंडोस्पर्म, और ये है जो भ्रूण का विकास में ये है जो पोषक ऊतक का कार्य करता है, एंडोस्पर्म करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या होता है? तो सरल इलाज क्या होता है? तो इसमें होता है एंटीबायोटिक्स होता है। क्या एंटीबायोटिक्स जानते हैं कि यदि बुखार वगैरह लगता है तो आप है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट को कम करने के लिए आप जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो मेनी इन्फेक्शंस आर ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, कार्डियक इन्फेक्शन हो गया, या फिर हो गया आपको ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, लाइम डिजीज़, या फिर हो गया स्किन इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, गोनोरिया हो गया, चलमेडिया हो गया। तो इस तरह के जो रोग हो गया उससे आपको इलाज करने के लिए सबसे पहले आपको है जो थोड़ा सा ये इसका अमाउंट दिया जाता है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। दिस इज टर्न मेक एंटीबायोटिक्स क्रूशियल फॉर कंडीशन और सिचुएशन वेयर यू आर स्पेशली वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस, ठीक है। इस तरह ट्रीटमेंट, सर्जन, ऑर्गन प्लांटेशन, इस तरह से उसमें काम में दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो यह है जो फल से प्राप्त की जाती है। मॉर्फिन का देख सकते हैं कि इसका जो केमिकल नेम है वो क्या, वैज्ञानिक नेम क्या है? तो लैक्रीमा पापावेरिस है। लैक्रीमा पापावेरिस अफीम के पौधे पैपेवर सोमनीफेरम के दूध यानी लैटेक्स को सुखा करके बनाया गया पदार्थ है, जिसके सेवन से है जो मादकता आती है, नशा आने लगती है। इसका सेवन करने वाले को अन्य बातों के अलावा तेज नींद भी आने लगती है। अफीम में 12% तक, कितना, तो 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको प्रोसेसिंग करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य है जो तैयार किया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे फल को है जो एक चीरा लगाया जाता है। एक चीरा जब आप लगाएंगे तो उसमें से दूध निकलेगा, वही दूध है जो कुछ दिनों बाद जब सूख जाता है तो वह है जो क्या बनता है, वो है जो एक ड्रग के रूप में बन जाता है जो अफीम कहलाता है, ठीक है। और यह एक लचीला होता है, लटलट होता है, ठीक है। इस तरह से आप देखे होंगे अफीम का इसी तरह से कहीं कहीं इलीगल रूप से खेती भी की जाती है, कहीं कहीं ये है जो वैध भी है। अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा नकद कोष रिजर्व यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है, यानी कि इसमें डिक्रीज किया जाता है, तो इसका शाख यानी कि ब्रांच है जो सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जानते हैं कि यदि CRR को बढ़ाया जाए, यदि CRR को घटाया जाए तो क्या होगा? CRR को घटाने से क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक को अपने पास कुछ रिजर्व पैसे है जो रखने पड़ते हैं। इस कारण से रखने पड़ते हैं, किसके पास? RBI के पास रखने पड़ते हैं। और उसमें RBI है जो कोई भी उसको ब्याज नहीं देता है, कोई भी ब्याज है जो RBI CRR रखने पे नहीं देता है। और उसमें क्या होता है कि यदि बैंक कुछ ऐसा स्थिति बन गया, जैसे कुछ ऐसा मार्केट में भूचाल आ गया जिस कारण से पब्लिक है जो डिमांड करना स्टार्ट कर दे बैंक के पास पैसा लेने पहुंच जाए, तो जब पैसा लेने पहुंच जाएगा तो उसके पास जितना जो पैसा है, यदि पूरा के 100% है जो पैसा अगर दे दे तो बैंक है जो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा और पूरा बैंक है जो खत्म हो जाएगा। इसी कारण से कुछ पैसा, कुछ परसेंट है जो किसके पास, जैसे 4%, 5% उसके पास, किसके पास? RBI के पास है जो निर्धारित रूप से है जो रखे जाते हैं, जिसपे RBI कोई है जो क्या करता है, RBI कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है बैंक को कि हम इतना पैसा आपके पास रख रहे हैं, आपका पैसा रख रहे हैं। लेकिन है जो क्या करता है RBI एक सुनिश्चित यानी कि कुछ समय के लिए रखता है, ताकि है जो आपका है जो बैंक है जो अच्छी तरह से आगे है जो फ्यूचर देखते हुए उसको रखता है। जब यही CRR को, यदि CRR को है जो घटा दिया जाए, यानी RBI बोले कि चलो 4% नहीं, अब तुम्हारे 3% हम पैसा लेते हैं, 3% है जो आपको RBI को देना पड़ता है। 1% आप मार्केट में रेगुलेट कर दें तो 1% को क्या करेगा? 1% बहुत पैसा होता है। 1% ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जैसे कि PNB हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब क्या करेगा? 1% पैसा को मार्केट में रेगुलेट करना स्टार्ट करेंगे। मार्केट में जब रेगुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? हो सकता है एक नया ब्रांच खोल दे। नया ब्रांच खोलने से क्या होगा कि उस बैंक का है जो शाखा मतलब क्या होता है, उसका जो पॉजिटिव नेचर या क्रेडिट है जो आगे बढ़ेगा, लोगों के बीच है जो इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट इस तरह से इसका बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब CRR बढ़ाया जाता है, जब CRR घटाया जाता है तो क्या होता है कि बैंकों के पास है जो पैसा है जो कम, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में है जो इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जिस कारण से बहुत सारे बैंक का
और भी ब्रांच है जो खोले जाते हैं, और फिर जो पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा पहुंचता है, पब्लिक है जो कम और इंटरेस्ट रेट को कम करता है। जब इंटरेस्ट रेट बैंक है जो कम करेगी या फिर CRR जब कम होगा तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट कम करेगा, जिस कारण से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है जो उससे RBI से या शेड्यूल कमर्शियल बैंक के थ्रू है जो पैसा लेना स्टार्ट करेगी। जब पैसा लेना स्टार्ट करेगी तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आएगा। जब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। जब मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ या इंडस्ट्री का ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा, जिस कारण से क्या होता है इसमें जब वृद्धि होगा, जब RBI ही CRR कम करेगा तो उसमें क्या होगा कि मार्केट में ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। और यदि CRR बढ़ा दिया तो उसमें क्या होगा, मार्केट से पैसा है जो खींच लिया। जब मार्केट से पैसा खींच लिया तो है जो लोग है जो अब हाई इंटरेस्ट भी हो गया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जिस कारण से मार्केट में पैसा नहीं जा रहा है, जिस कारण से लोगों के पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, जिस कारण से लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लोग है जो किसी सामान को खरीद नहीं पा रहे हैं, खरीदने से पहले सोच रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि महंगाई को कंट्रोल करने और महंगाई को बढ़ाने और महंगाई को बीच बीच में रखने के लिए है जो RBI ऐसी पॉलिसी है जो रखती है। CRR हो गया, SLR हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, या फिर हो गया क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं SLR, CRR, इस तरह से है जो इस हथकंडे के द्वारा है जो मार्केटिंग ऑपरेशन, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन OMR के थ्रू है जो मार्केट को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। CRR नकदी का प्रतिशत है जिसे बैंकों को अपनी कुल डिपॉजिट की तुलना में रिजर्व में रखना होता है। RBI के पास रखा गया नगद रिजर्व यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए नकद की कमी से न जूझे। RBI बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को वांछित स्तर पर रखने के लिए CRR रेट का इस्तेमाल भी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर वृद्धि हो जाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साख सृजन बढ़ेगा। यदि कह दे कि इसमें बढ़ोतरी की जाती है, CRR में बढ़ोतरी की जाती है तो उसका साख सृजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है कि द्रव्य की पूर्ति यथावत यानी कि किसी भी वस्तु की मांग हो रही है तो जैसा है वैसा ही मांग हो रही है, लेकिन कह रहा है कि यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि अचानक से हो गई, यदि वृद्धि हो गई तो क्या हो गया, तो ब्याज की दर में भी वृद्धि की जाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए। यदि कोई वस्तु का मूल्य है जो मार्केट में अचानक से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे मार्केट का जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट को है जो और भी बढ़ा दिया जाएगा, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग है जो वस्तु को ना खरीदे, जिस कारण से मार्केट में है जो उसका प्राइस डाउन होगा और महंगाई है जो कंट्रोल में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी निकेत, जिसे इकोलॉजिकल नीश कहते हैं, इससे किससे संबंधित है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक और क्रियात्मक संबद्धता से संबंधित है। तो जानते हैं इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक जीव या प्लांट्स या एनिमल्स या हवा, बायोटिक और अबायोटिक होता है, जैविक अजैविक, वो एक दूसरे से पारस्परिक संबंध बनाते हैं और एक दूसरे का पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का है जो रख रखाव देखभाल करते हैं और एक दूसरे के है जो परस्पर सहयोगी भी होते हैं। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं कि क्या होते हैं, तो ईच स्पेसीज ऑक्युपाई ए नीश इन द कम्युनिटी। ए नीश इज द रोल दैट स्पेसीज प्ले एंड इंक्लूड्स द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स, वेयर इट लिव्स, वेयर इट रिप्रोड्यूसेस एंड इट रिलेशनशिप विद अदर स्पेसीज। किस तरह से वो खाते हैं, किस तरह से वो है जो वहाँ पे खेलते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो प्रजनन करते हैं और किस तरह से दूसरे जीव जंतुओं, दूसरे प्रजातियों से किस तरह से उसका संबंध स्थापित होता है। तो उसको है जो जानते हैं कि उसको पूरे उसको कहते हैं क्या, तो ये इकोलॉजिकल निश कहते हैं, इकोलॉजिकल निश कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे जीव जंतु या पौधे, प्लांट्स या एनिमल्स उसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है, यानी कि यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स है। तो बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर दो होते हैं, एक जैविक होते हैं, एक अजैविक होते हैं। तो लिविंग फैक्टर दैट अफेक्ट अनदर ऑर्गेनिज्म और सेफ्स द एनवायरनमेंट, इसमें वैसे जैविक में क्या होते हैं, वैसे जीव जंतु जो जीवित होते हैं यानी कि लिविंग होते हैं, जो अफेक्ट करते हैं दूसरे जानवरों को, दूसरे जीव जंतुओं को और इन्वायरमेंट को एक आकार देते हैं, एक नया रूप प्रदान करते हैं, जैसे कि प्रीडेशन यानी शिकार करके, फूड एबिलिटी के माध्यम से, कंपटीशन, डिजीज़ के माध्यम से, इस तरह से एक बायोटिक फैक्टर्स है। उस तरह उसमें है जो बहुत सारे कीड़ा पतंग या फिर जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं और उसको है जो मेंटेन रखते हैं बायोटिक फैक्टर्स को, या फिर उसका इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, इसमें नॉन लिविंग होते हैं यानी कि अजैविक होते हैं, जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इसमें टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, वाटर, सॉइल पीएच एंड मिनरल कंटेंट, गैसेज, इस तरह से काफ़ी इसमें शामिल होते हैं। इसमें देख सकते हैं कि लाइकेन हो गया, दीमक हो गया, शैवाल हो गया, ये सारे क्या है, तो ये बायोटिक फैक्टर्स हो गए। और ये क्या करते हैं, ये है जो ये जीव जंतु है, इस तरह से लिविंग फैक्टर्स है जो है जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। सैलियन नमक की बात करते हैं तो ये क्या है, एक अबायोटिक फैक्टर्स है। ठीक है, एक नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो अफेक्ट को करते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? तो आसियान की बात करते हैं तो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को। और ये क्यों किया जाता है? तो किया जाता है जो वियतनाम युद्ध हुआ था, वियतनाम युद्ध के बाद इसका घोषणा किया जाता है। वियतनाम युद्ध में हुआ था, उस समय क्या होता है? वियतनाम युद्ध के बाद 1955-57-60 के आसपास होता है, 1955 के बाद होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? वियतनाम युद्ध होता है। एक वियतनाम युद्ध के कारण क्या है? जैसे एक चाइना प्रो चाइना, और एक ये नॉर्थ है, जैसे कि एक नॉर्थ है, नॉर्थ वियतनाम, और एक यूएसए प्रो यूएसए, ठीक है, प्रो यूएसए, ये है जो साउथ वियतनाम। ये दोनों के बीच में संघर्ष उत्पन्न करता है। एक होता है कैपिटलिस्ट और एक होता है सोशलिस्ट, जैसे कि कोल्ड वार एरा में चलता है उसी समय इसमें भी ये वियतनाम में भी चलता है। और वियतनाम युद्ध के स्थिति को ही कंट्रोल करने के लिए है जो फिर उसके बाद बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है। उसमें है जो शुरुआती के 5 देश होते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये मलेशिया हो गया, और फिर फिलीपींस हो गया, और फिर थाईलैंड हो गया। ये 5 कंट्री का नाम आप याद रख रहे हैं। ये क्या है? तो 5 फाउंडर कंट्री है, 5 फाउंडर कंट्री हैं जो इसका स्थापना करता है एशियान का, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। और इसका जो अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, इसको भी याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसमें टोटल है जो 10 देश शामिल है। कितने? 10 देश इसमें शामिल है। कौन कौन है? तो इसमें देख सकते हैं कि अगर ऑप्शन आपको याद भी ना हो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें ताइवान तो जानते हैं कि इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये चीन के पास है, और हांगकांग भी है जो चीन के आसपास है, तो ये भी है जिसमें शामिल नहीं है। और यहाँ फिजी भी बात करते हैं तो फिजी भी इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा कि लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई। यहाँ पे देख सकते हैं लाओस है, कंबोडिया है, और यहाँ पे ब्रुनेई है। ये इस तरह से 3 स्टेट है जो यहाँ पे, 3 कंट्री है जो यहाँ पे सही दिया गया है एशियान के सदस्य देश। आगे हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में, कलमकारी पेंटिंग किसका है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का ये कलमकारी पेंटिंग है। और इसमें क्या होता है? तो ये कह रहा है कि दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश के में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कहते हैं कलमकारी पेंटिंग। और इसका इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से कलमकारी पेंटिंग होता है कि कलमकारी भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। कलमकारी एक हस्तकला का एक प्रकार है जिसमें क्या होता है? हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है, इस तरह से आप देखे होंगे। और कलमकारी शब्द का प्रयोग कला और निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला भारत और ईरान में भी प्रचलित है। इसको आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कहीं आप देखे होंगे कि जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग के जो साड़ियों पर भी है, ऐसे इस तरह से चित्रकला है जो देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र और उसमें है जो किस राज्य से संबंधित है उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिमलीपाल कहाँ है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, यह है जो उड़ीसा में है। दिबांग कहाँ है? अरुणाचल में है। और नौकरी कहाँ है? तो मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे मिलान करने 1 का 4 हो गया, ऑप्शन का 1 का 4 है जो इसमें 3 में दिया है। और कह रहा है दिबांग तो अरुणाचल, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 ये है जो ऑप्शन है जो यहाँ पे बी, ये ऑप्शन कट गया, बी का 3 ये भी कट गया। तो नौकरी के मेघालय यानी कि सी का 2 हो गया, तो सी का 2 है जो ये 2 कटा हुआ है, सी का 2 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से 4 3 2 1 हो जाएगा। इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कौन कौन है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी उत्तराखंड। गल्फ ऑफ कच्छ जो कहाँ पे? गुजरात में है। पंचमढ़ी कहाँ है? जो पन्ना मध्य प्रदेश में है। अचनकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के आसपास है। नीलगिरी में है कर्नाटक में। अगस्त्यमाल्या तमिलनाडु केरला में अगस्त्यमाल्या, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। सिंपलीपाल ओडिशा। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। नौक्रेक मेघालय। दिबांग अरुणाचल प्रदेश। और फिर मानस डिब्रू साइकोवा असम में। कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है। ग्रेट निकोबार में क्या? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जो कहाँ? ग्रेट निकोबार, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे इसको याद रखना है, क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल और तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ है जो माना जाता है? आधार ग्रंथ माना जाता है किसको? तो तिरक्कुरल को माना जाता है, तिरक्कुरल को। और ही जानते हैं कि संगम काल के दौरान, संगम काल कब से कब रहा? तो 300 BC से 300 AD के आसपास रहता है,
ठीक है। और संगम काल के दौरान तमिल साहित्य की कई रचनाएं लिखी गई है, जिसमें कुछ है कि ए टूटो गई, पट्टू पैटू, पट्टू पट्टू और पाथीने कलंककू, तोलका पीएम महाकाव्य। तोलका पीएम क्या है? तो तमिल साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? तो तोलका पीएम है। इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तोलका पीएम तमिल साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ है। यह व्याकरण पर लिखा गया है और इसमें 3 पुस्तकें हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन सीडीएस के द्वारा ऐसे पूछे जाते हैं कि तोलकापियम में कौन कौन से है जो पुस्तक है जो शामिल है। जैसे कि इसमें एजुत दिकारम, सोला दिकारम और पोरुला दिकारम, इस तरह से तोलकापियम का ये बुक है जो आपको याद रखना है। महाकाव्य संग्रह साहित्य में शिल्पादिकारम, मणिमेघलय, जीवक चिंतामणि, बैल्यापति और कुंडल केसी जैसे 5 महाकाव्य भी शामिल है। कितने? तो 5 महाकाव्य है। और इसमें से 3 महाकाव्यों का श्रेय तमिल जैनियों को और 2 का श्रेय जो तमिल है जो साहित्यकारों को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इंडियन इन स्पेस का मुख्यालय है जो कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। जानते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन इसरो के सेंटर हैं। इसको भी देख लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसको पूछे जाते हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। इसरो का सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? बेंगलोर में इसरो सैटेलाइट सेंटर है। जबकि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में। और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी एसएससी कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में है। और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सिस्टम है कहाँ पे? बेंगलोर में है। और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है जो भोपाल है या भोपाल हासन में है। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। और लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ये कहाँ पे? बेंगलोर में है। बेंगलोर में है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है इसरो का सेंटर। 50 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो एनसीएपी कब प्रारंभ किया गया था? तो ये है जो 2019 में स्टार्ट किया गया था, 2019 में। और सिटीज़ इसमें है जो 102 सिटी को कवर किया गया है। उसको है जो पोल्यूशन फ्री करना है टू मीट एनुअल एवरेज एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। यहाँ पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी को है जो मेंटेन करना है उस है जो 102 सिटी में, और उसमें है जो कंट्रोल करना है किस तरह से है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित हवा है जिसमें ना बहे। कह रहा है कि मिड टर्म 5 ईयर टारगेट क्या है कि रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन बाई 20 to 30% बाई 2024, यानी कि 2024 से 20 से 30% है जो एयर पोल्यूशन में है जिसको कमी करना है। टेकिंग 2017 बेस ईयर, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनसीएपी का जो बेस ईयर है यानी कि 2017 बेस ईयर है, यानी कि 2017 के बाद से है जो ऐसा प्रतिज्ञा लिया गया कि 2024 तक है जो 20 से 30% है जो पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना है थ्रू सिटी स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन अवेटमेंट एक्शन प्लान के द्वारा है जो इसको है जो किया जाता है। इसमें बिल्ड कैपेसिटी किसके द्वारा? तो नेशनल इमिशन इन्वेंट्री, एयर इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डाटा एनालिसिस, सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी, गाइडलाइंस फॉर इंडोर एयर पॉल्यूशन, रूरल मॉनिटरी स्टेशंस, इस तरह से 5 है जो इसमें गाइडलाइंस जारी किए किस तरह से उसको है जो एनसीएपी को है जो बहाल किया जाता है नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम को। ठीक है, और 2024 तक है जो पोल्यूशन कट कितना करना है? 30% तक करना है 2024 तक। इसको एग्जाम में हो सकता है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमने है जो सेट नंबर 8 का डिस्कशन देख लिया, और आपको है जो जल्द से जल्द आपको सेट नंबर 9 का डिस्कशन अगले दिन मिलेगा, तो आप उसके लिए तैयार रहें और अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर करें क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और सारे सब्जेक्ट को इसमें है जो संलग्न किया गया है, सारे विषयों को इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के भी प्रश्नों को है जो कंसेप्चुअल बेसिस से है जो समझाने का प्रयास किया गया है। और इसमें ज़्यादातर कोशिश किया गया कि दोनों मीडियम को, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को है जो समझाने का प्रयास किया जाए। और आपके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाने का प्रयास किया गया है और इंग्लिश मीडियम में भी कुछ है जो उसको टर्म्स को बताने का प्रयास किया गया है। आप है थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो आप उसको आप समझने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है जो सारे एग्जाम्स को कवर करने का इसमें प्रयास किया गया है। 150 प्रैक्टिस सेट है, इसमें लगभग 7500 है जो क्वेश्चन है जो दिए गए हैं, जो सारे एग्जाम्स में है जो कहीं ना कहीं
कहीं ऑप्शन के थ्रू या फिर जो हम बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा बात है कि एक्सप्लेनेशन जो कर रहे हैं उससे क्वेश्चन है जो बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। और पहले आप यदि आप बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी एग्जाम या एसएससी एग्जाम या बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, एनडीए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वनडे एग्जाम, तो उसके लिए है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। पूरे 150 प्रैक्टिस सेट का इसमें सेशन का किया जाएगा, इसमें डिस्कशन किया जाएगा और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। तो इसलिए है जो वीडियो को है जो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें, ताकि ये है जो अच्छे कंसेप्चुअल बेसिस पे पढ़ाए जा रहे हैं जिसको आप आसानी से समझ सकें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।